गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10th स्टूडेंट अब तो अलर्ट हो जाइए क्योंकि समय बहुत है कम हमारे पास और तैयारी करनी पड़ेगी खास क्योंकि एग्जाम आ चुके हैं हमारे पास। ज्योग्राफी की हम लोग एंटायरली आज बात करने वाले हैं और पूरे ज्योग्राफी में जो 6 चैप्टर्स है, कोर 6 चैप्टर, जिसमें कि सारी टर्मिनोलॉजी, सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीजें आज हम लोग को यहाँ पे क्लियर करनी है विद द हेल्प ऑफ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज एंड विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं और हम लोग आज तैयारी शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी की। पूरे फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग चैप्टर को जिस्ट फॉर्म में करने वाले हैं। चैप्टर का जो निचोड़ होता है, कंक्लूजन जो होता है, वो हमें मिलने वाला है आज यहाँ पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 6 चैप्टरों में से। सबसे पहला जो चैप्टर है वो हमारा कौन सा है दोस्तों? सभी को पता है सर, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है। और रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में बहुत सारे टॉपिक्स हमारे कवर होने वाले हैं। एंटायर ज्योग्राफी का अगर वेटेज देखा जाए तो 20 मार्क्स है और ये 6 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। तो अब आप सोचिए कि हर एक लाइन, हर एक स्टैंजा, हर एक वर्ड हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए एक एक चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और बहुत तेजी से हम लोग यहाँ पे पूरा का पूरा एंटायर टास्क जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आ जाता है सर यहाँ पे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वो सारे रिसोर्सेज जो कम समय में वापस हमारे पास एज इट इज पोजीशन में आ जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बट ये तो सर आपने समझा दिया, बट हम लोग लिखेंगे क्या वहां पे एग्जाम में? तो मैं ये बता देता हूं क्या लिखने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नॉट रिड्यूस। ऐसी कोई रिसोर्सेज जिसकी क्वांटिटी कभी भी रिड्यूस ना हो, कभी भी कम ना हो, इज नॉट रिड्यूस ड्यू टू यूज एंड विच कैन बी रिपीटेडली यूज। उसकी एक तो क्वांटिटी कभी भी कम ना हो और उसको रिपीटेडली आप क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं विदाउट फियर ऑफ एग्जॉशन। मतलब कि आपको डर ही नहीं है कि वो चीज कभी भी यहां पे खत्म होने वाली है। आर टर्म्ड एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मीनिंग हो गया कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती है कितना भी चाहे इस्तेमाल कर लीजिए, कभी भी वो खत्म नहीं होगी, इसीलिए इसको कहा जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। चलिए और इसके बारे में हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। दे कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। इसको दोबारा एज इट इज पोजीशन में लाया जा सकता है 3 प्रोसेस के थ्रू। वो फिजिकल प्रोसेस हो सकती है, वो केमिकल प्रोसेस हो सकती है, या तो वो यहां पे मैकेनिकल प्रोसेस भी हो सकती है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करते हैं, फॉर एग्जांपल सनलाइट मतलब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर आर फ्लो रिसोर्सेज हुज स्टॉक इज कंटिन्यूअस एंड आर बीइंग यूज्ड सिंस टाइम इमेमोरियल। पुराने जमाने से ये इस्तेमाल यहां पे कंटिन्यूअसली हो रही है। तो इसमें सनलाइट, विंड और वाटर की बात करें तो ये सारे के सारे फ्लो रिसोर्सेज हो गए हैं और ये हमेशा स्टॉक के फॉर्म में कंटिन्यूअसली यूज होते चले जा रहे हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं आगे बायोटिक रिसोर्सेज की, तो वो सारे रिसोर्सेज जिसमें लाइफ होती है उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज दैट आर रिन्यूएबल मे बी टेम्परेली डिमिनिश्ड बट मे बी रिन्यूड अगेन बाय द नेचुरल प्रोसेस एंड प्रॉपर मैनेजमेंट। बायोटिक रिसोर्सेज रिन्यूएबल तो है मगर वो कम समय में वापस नहीं आ पाएगी, थोड़ा सा समय लेगी, उसके बाद वो वापस यहाँ पे आ सकती है। तो वो हर चीज बायोटिक रिसोर्सेज होती है जिसमें लाइफ होती है। लाइफ का मतलब उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा। एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, तो विंड हो गया, वाटर हो गया, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, ये सारी चीजें किसकी बात करी हम लोगों ने यहाँ पे? रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। आगे बढ़ते हैं। नॉन लग गया मतलब कि वो सारी चीजें जो कम समय में हमें वापस नहीं मिल पाएगी उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर गाड़ी में पेट्रोल डलाया, बढ़िया घूम फिर के आ गए, गोवा के बीच पे घूम के आ गए, अब पेट्रोल खत्म हो गया, तो ये बनने में हमें बहुत समय लगेगा, मिलियन ईयर्स लगेंगे। इसीलिए ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। चलिए समझते हैं। Substances whose stock get reduced and are gradually exhausted with use are termed as non-renewable resources। ऐसे सारे resources जिनका स्टॉक एक बार यूज करने के बाद वापस हमें नहीं मिल पाएगा, कम समय में नहीं मिल पाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दे आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, बट इसको क्या नाम दिया गया है दोस्तों यहाँ पे? एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। क्या बोलेंगे दोस्तों? एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। चलिए, दे कैन नॉट बी इंक्रीज और रिकवर्ड, या तो ये इसको बढ़ाया नहीं जा सकता या इसको कम समय में रिकवर नहीं किया जा सकता। देयर क्वांटिटी इज मोर और लेस फिक्स्ड बिकॉज देयर फॉर्मेशन टेक्स लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स। ये बनने में बहुत समय लेता है। कितना समय लेता है सर? मिलियन ऑफ ईयर्स लेता है। इसीलिए इसका यूज जो है बहुत कायदे से करना पड़ेगा। मतलब हम लोगों को समझदारी के साथ इन सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल यहां पे करना होगा। दीज रिसोर्सेज कैन नेवर बी रिन्यूड और रिप्लेनिश। ये रिसोर्सेज को कभी भी कम समय में रिन्यू नहीं किया जा सकता, रिप्लेनिश
नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल की बात करें, फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड मिनरल्स, ये सारे रिसोर्सेज जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाती है। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं अब रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, हम लोगों तक के रिसोर्सेज कैसे पहुंची और जो रिसोर्सेज हमारे पास है उन सारे रिसोर्सेज का हम लोगों ने किस तरीके से इस्तेमाल किया, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो अब हम लोग यहां पे बात करते हैं कि जो डेवलपमेंट हो रहा है रिसोर्सेज का, कहीं ना कहीं आप रिसोर्स को यूज करने के लिए उसको तोड़ते हो, तभी तो जाके कुछ मिल पाता है आपको। अगर उसको तोड़ोगे नहीं तो रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे। जैसे कोल को अगर बर्न नहीं करोगे तो यहां पे हीट और लाइट दोनों ही नहीं मिल पाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं यहां पे मेजर प्रॉब्लम्स एंड नीड फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन दिमाग में आता है सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब वो डेवलपमेंट जो आज तो हमारी सारी नीड्स को फुलफिल कर रहा है बट फ्यूचर तक के भी लोगों तक के ये सारी चीजें पहुंच पाए, उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर टाइगर को आज कंजर्व नहीं किया जाएगा तो फिर आगे आने वाले जमाने में सिर्फ टाइगर को फोटोग्राफ्स में देखा जाएगा, जैसे हम लोग डायनासोर्स को फोटोग्राफ्स में देखते हैं। यही सारी चीजें जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है। मतलब प्रेजेंट को यहां पे तो आपको सेफ एंड सिक्योर करना है और फ्यूचर को भी यहां पे सेफ एंड सिक्योर करना है। चलिए समझते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स डिवाइडिंग द सोसाइटी इन हैव्स और हैव नॉट। अब रिसोर्सेज सभी के पास नहीं है, कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है। कहीं ना कहीं इसी के कारण डिस्क्रिमिनेशन होता है। जिसके पास है वो उसका मिसयूज कर रहा है और जिसके पास नहीं है वो तो यहां पे उसको खरीद भी नहीं पा रहा है या परचेज नहीं कर पा रहा है। चलिए समझते हैं आगे। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। अगर मान लेते हैं सही से इस्तेमाल नहीं किया गया रिसोर्सेज का तो इसके कारण क्रिएट होगा डिजास्टर, जिसमें सबसे पहला आता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आएगा तो एवरेज टेंपरेचर बढ़ेगा और एवरेज टेंपरेचर बढ़ने के कारण हमारे पास जो ग्लेशियर्स है या जो स्नो फेड एरियाज है वो सारा का सारा बह के नीचे आ जाएगा और यहां पे फ्लड वाली कंडीशन बन जाएगी। ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो जाएगा जिसके कारण हमें क्या हो सकता है भैया, स्किन कैंसर भी हो सकता है यहां पे। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन मतलब O3 का डिप्लीशन जो है स्किन कैंसर यहां पे कॉज करता है। एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन। अब एनवायरमेंटल पोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं सर? 3 टाइप के होते हैं, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन। ये तीनों से ही ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को और वाटर पोल्यूशन के कारण पेड़ों को भी बहुत सारा नुकसान हो सकता है। मतलब ह्यूमन बींग्स को भी नुकसान है, यहाँ पे प्लांट्स को भी नुकसान है और देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जो एनिमल्स है उनको भी यहाँ पे नुकसान होने वाला है। लैंड डिग्रेड हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे खाना कैसे खाएंगे, यहाँ पे कोई चीज उगेगी नहीं, तो लैंड जो है वो बैरन एरियाज में कन्वर्ट हो जाएगा और उसकी फर्टिलिटी जो है दोस्तों यहाँ पे कम हो जाएगी। रिसोर्स प्लानिंग नीडेड फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है उसका प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन करना चाहिए, हमें फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना चाहिए, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए बट मिनिमम जो है वो वेस्टेज करना चाहिए। इसी को कहते हैं दोस्तों यहाँ पे हम लोग रिसोर्स प्लानिंग। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? हम लोग रिसोर्स प्लानिंग। चलिए समझते हैं नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग। क्या जरूरत है रिसोर्स प्लानिंग की? देखिए, प्लानिंग का मतलब सीधा सीधा होता है वेल टू थिंक इन एडवांस व्हाट टू डू इन फ्यूचर। आज हम लोग सोच ले कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे प्लानिंग। और रिसोर्सेज की प्लानिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग रिसोर्सेज पे ही डिपेंडेंट है, रिसोर्स ही हमारे लिए लाइफ है। अगर मान लेते रिसोर्सेज नहीं होती तो हम लोग आज सर्वाइव नहीं कर पाते। चलिए समझते हैं। देयर आर रीजन्स व्हिच आर रिच इन सर्टेन रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज की अगर हम लोग बात करते हैं, कुछ एरियाज जो है वो बहुत ज्यादा रिच है बट कुछ एरिया जो है वो बहुत ही कमजोर है रिसोर्सेज के मामले में, एंड डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो अरुणाचल प्रदेश हैज अबंडेंस ऑफ वाटर। ब्रह्मपुत्र का पूरा पानी जो है वो कहां पे दिख जाता है आपको? अरुणाचल प्रदेश में दिख जाता है। बट अगर हम लोग बात करें तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो माउंटेनियस रीजन है, कभी भी वहां लैंडस्लाइड्स हो सकती है, इसीलिए वहां पे क्या नहीं हो सकता सर? इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें राजस्थान की, तो हमारा वेस्ट पार्ट जो है इंडिया का, नॉर्थ वेस्ट पार्ट बोलूंगा मैं, तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है राजस्थान का, उसके पास एबंडेंस एनर्जी है। कौन सी सर? सोलार और विंड एनर्जी तो है बट वहां पे क्या नहीं है? वाटर रिसोर्सेस नहीं है। तो रिसोर्स प्लानिंग हमें करना जरूरी है। जिस एरिया में जो भी चीजें मैक्सिमम है उसका वहीं पे यूटिलाइजेशन किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एनटीपीसी प्लांट की एग्जांपल लेता हूं, जहां पे भी कोल होगा, जहां पे भी यहां पे कोल की रिसोर्सेज देखने को मिल जाएगी, वहां पे एनटीपीसी का प्लांट एस्टैब्लिश कर दिया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज है। प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, ये सारे के सारे इसी तरीके से किसी भी चीज का एस्टैब्लिशमेंट करते हैं कि रॉ मटेरियल, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब चीजें जहां पे मिलेगी वहीं पे पीएससी यूनिट
यूनिट को भी एस्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है भाई, चलिए समझते हैं आगे। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है? एक ऐसा डेवलपमेंट जो कि काम तो करे बट एनवायरमेंट को डैमेज मिनिमम करे। देखो बिना एनवायरमेंट को डैमेज करे तो आपको चीज नहीं कर पाओगे, बट डैमेज जो है वो कम से कम होना चाहिए, ये याद रखना है। इसको बोलते हैं हम लोग सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो, ये याद रखना है भैया। ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, जहां पे फर्स्ट इंटरनेशनल समिट हुई थी। कब हुई थी सर? 1992 में हुई थी। अटेंडेड बाय द 100 कंट्रीज, और इसको अटेंड करने में कितनी कंट्रीज गई थी सर? तो 100 कंट्रीज यहां पे गई थी। ये याद रखना है। फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट कहां हुई थी सर? रियो डी जेनेरियो। कहां पे सर? ब्राजील में। इसमें 100 कंट्रीज ने क्या करा था? पार्ट किया था भाई। इसमें क्या हुआ? तो यहां पे अडॉप्ट किया गया था एजेंडा 21 पॉइंट्स पे पूरी कंट्रीज जो है यहां पे एग्री हो गई थी कि 21 पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, हमारे यहां अच्छा करेंगे। ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड टू कॉम्बैट पॉवर्टी डिसीज फ्रॉम द वर्ल्ड। और यहां पे मेन मुद्दे कौन कौन से थे? कहीं ना कहीं यहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्रिएट किया जाएगा, प्रेजेंट को सिक्योर किया जाएगा, फ्यूचर को भी सिक्योर किया जाएगा। यहां पे बात करी गई थी पॉवर्टी एलिविएशन की, गरीबी को कैसे हटाया जा सकता है, डिसीज को कैसे कम कर दिया जा सकता है। ये सारी बातें किसमें करी गई थी सर? तो रियो डी जेनेरियो की 100 कंट्रीज की जो समिट हुई थी ब्राजील में, वहां पे ये की गई थी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में किस तरीके से हम लोग रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं? तो रिसोर्स प्लानिंग करने के लिए हम लोगों ने बोला कि अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग 3 प्रोसेस। अब ये रिसोर्स प्लानिंग जो है उसमें भी ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो बट 3 पिलर्स में हम लोग इसको यहां पे डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेस, ये पता करें कि ये रिसोर्सेस है कहां पे। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। पता चल गया फॉर एग्जांपल आसाम में एक जगह है जिसका नाम है डिगबोई। डिगबोई में मान लेते हैं क्रूड ऑयल के हमें रिसोर्सेस मिल गए। आइडेंटिफाई तो कर लिया कि आसाम की डिगबोई में हमें क्या मिले हैं? रिसोर्सेस मिले। और यहां पे कितना स्टॉक है, मतलब कितने सालों तक के ये चल पाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है और यहां पे स्टॉक पता करना है कि कितना है। दूसरा, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। अब वहां पे क्या बेहतर से बेहतर हो सकता है, क्या हम लोग वहां पे एस्टैब्लिश कर सकते हैं, क्या वहां सरकारी कंपनी एस्टैब्लिश कर सकते हैं या वहां पे प्राइवेट से भी काम चल सकता है। मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान, वहां पे जो भी रिसोर्सेज हमें मिली है उससे हमारी कंट्री में किस तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है, ये सारी बातें हम लोग जो है वो यहां पे करने वाले। इसी को बोलते हैं मैचिंग। अगर मिसमैच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? रिसोर्सेज का मिस यूटिलाइजेशन होगा और रिसोर्सेज वापस हमें नहीं मिलने वाली है। अब जितनी भी रिसोर्सेज है वो हम लोग बर्बाद तो कर रहे हैं, बट क्या हम लोग उसको बचा नहीं सकते? तो बचाने के ही लिए जो सिस्टम बनाया जाता है उसको कहते हैं हम लोग यहां पे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं दोस्तों? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपको भी पता है कोई चीज अगर वेस्ट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर आप वेस्ट करते हैं तो इसको बनने में बहुत समय लगेगा, वेस्ट करने में सिर्फ आपको कुछ सेकंड्स लगेंगे। तो रिसोर्सेज को भी क्या करना जरूरी है? आपको बचाना जरूरी है। वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी। रिसोर्सेज क्यों जरूरी है? रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए। जो भी आप चाहते हैं उन सारी चीजों के लिए सबसे जरूरी जो है वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज है। इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन, अगर उसको गलत तरीके से आपने इस्तेमाल कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल जो है वो आपने आज यहां पे किसी प्रोडक्टिव वर्क में लगाया, ठीक है, उससे पैसा कमाया, ठीक है, बट घूमने फिरने में लगा दिया, ये पेट्रोल वापस आने वाला नहीं है। तो आपके पास जो रिसोर्सेस है उसका प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन करना आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। ओवर यूटिलाइजेशन, जरूरत नहीं है उससे ज्यादा यूटिलाइजेशन करेंगे तो इसको भी हम लोग मिस यूटिलाइजेशन की कैटेगरी में लेते हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं उन रिसोर्सेस को वेस्ट कर रहे हैं। लीड टू द सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं सोसाइटी में, कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली पैसे कमाने में हमारे लिए प्रॉब्लम यहां पे क्रिएट हो जाएगी और यहां पे एनवायरमेंट में भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी अगर आप मिस यूटिलाइजेशन करते हैं सारे के सारे रिसोर्सेज का। अब अगर हम लोग बात करते हैं यहां पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो हम लोगों को 5 ईयर प्लान की अगर बात करनी है तो सर फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो कब स्टार्ट हुआ है सर? 1951 में हुआ है। चलिए इसको समझते हैं। 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, लगभग चला 1956 तक के। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो हेराल्ड डोमर मॉडल पे आया जिसमें मेनली फोकस किया गया था एग्रीकल्चर पे। ठीक है भाई, ये याद रखना है। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है 1956 से लेकर 1961 तक क्या आता है जिसमें फोकस किया जाता है हैवी इंडस्ट्री पे। ठीक है भाई, ये जो मॉडल था वो थे पीसी महालनोबिस। ठीक है भाई, चलिए ये दोनों आप लोगों को याद रखना है। अब ये प्लानिंग कमीशन जो है खत्म हो चुका है और प्लानिंग कमीशन को बना दिया गया है यहां पे नीति आयोग।
ठीक है, नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो 2015 तक के हमारे यहाँ 12 5-ईयर प्लान्स बनाए गए और इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया दोस्तों, अब नीति आयोग कर दिया गया। ये बात एग्जाम तक के याद रखनी हम लोगों को कि अब प्लानिंग कमीशन जो है वो प्लानिंग कमीशन नहीं है, अब इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए, तो फर्स्ट 5-ईयर प्लान जो है ये स्टार्ट हो गया था कब से, इंडिपेंडेंस के बाद से। इंडियन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी, हमारे यहाँ की जितनी भी रिसोर्स डेवलपमेंट है वो किस पे डिपेंड करती है, टेक्नोलॉजी। जिस कंट्री में टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल जापान की टेक्नोलॉजी अच्छी है, कोरिया की टेक्नोलॉजी अच्छा है, तो वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएगी। तो हमारी कंट्री में भी रिसोर्सेज का अगर इस्तेमाल करना है तो हमें क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी बेहतर से बेहतर चाहिए। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल, अब यहां पे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो भी क्वालिटी वाइज होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब होता है हम तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, बट यहां पे अगर स्किल का, यहां पे अगर नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे तो अब ह्यूमन नहीं बचा, ह्यूमन रिसोर्स बन गया। क्यों, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बेहतर से बेहतर डेवलपमेंट करने में क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। हिस्टोरियल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल का मतलब होता है कि आपको एंसेस्टर्स के थ्रू क्या क्या नॉलेज मिला हुआ है। तो हमारे यहां हमें पता है कि हमारी सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारे यहां मिला, वहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहा गया मोस्ट अर्बन सिविलाइजेशन। अब यहां पे सारी चीजें जब 2500 BCE से लेकर 1750 BCE में हो सकती है तो हम लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब हमारे एंसेस्टर्स के पास बहुत अच्छा नॉलेज था जिसको हम लोग आज जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग को क्या पढ़ना पड़ता है दोस्तों, हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। चलिए हम लोग बात करते हैं, हमारी बेसिक नीड जो है वो फुलफिल होती है कहां से, जमीन से, मतलब लैंड। तो लैंड हमारे लिए क्या है, एक रिसोर्स की तरह काम करती है। क्यों, क्योंकि जितना भी एग्रीकल्चर का वर्क होगा, प्राइमरी एक्टिविटी जो भी होगी वो सब किससे रिलेटेड होगी, वो हमेशा किससे रिलेटेड होगी दोस्तों, लैंड। तो लैंड हमारे लिए क्या हो गया दोस्तों, यहां पे एक रिसोर्सेस हो गया। ठीक है, अब लैंड में भी अलग अलग टाइप की सॉइल होगी, जिसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फर्टाइल सॉइल। अगर फर्टाइल सॉइल होगी तो एक दाना लगाएंगे 1000 दाने मिलेंगे हम लोग को। तो इसी बेस पे हमारी एग्रीकल्चर जो है पूरे के पूरी काम करती है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि लैंड हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है लैंड का हमारी लाइफ में। परफॉर्म ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड, आप जो भी चाहते हैं, जैसा भी चाहते हैं, वो सारे काम पैसे कमाने के वो किस पे कर सकते हैं, आप लैंड पे यहां पे कर सकते हैं। इट्स अ नेचुरल रिसोर्सेज, बट ये जो लैंड है वो नेचुरल रिसोर्सेज है, हम इसको नहीं बना सकते, ये हमें कुदरत ने बना के दिया, भगवान ने हमें बना के दिया है। सपोर्टिंग नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ये हमारे पूरे के पूरे जो फ्लोरा और फौना दोनों किंगडम को यहां पे सपोर्ट करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम लोग यहां पे कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सारी चीजें कहां पे हो सकती है सर, सिर्फ और सिर्फ लैंड पे हो सकती है। तो क्या सर एयर में नहीं हो सकती, क्या वाटर में नहीं हो सकती, एयर में भी हो सकती है, वाटर में भी हो सकती है, बट ये बहुत कॉस्टली होगा। बट लैंड पे सर्वाइव करना बड़ा आसान है, वाटर पे और एयर पे सर्वाइव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एंड एसेट्स ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, अब ये एक एसेट्स है, आप जितना चाहे इसका यूज यहां पे कर सकते हैं। इस तरीके से लैंड की हम लोगों ने इंपॉर्टेंस की बात करी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो रिलीफ फीचर्स की बात करते हैं कि हमारे यहां लैंड से हमारे क्या क्या फायदे हैं। वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स इन इंडिया, फॉर एग्जांपल प्लेन्स हमारे यहां है जो कि कवर करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 43% एरिया। तो प्लेन एरिया में आराम से आप सर्वाइव कर सकते हो, एग्रीकल्चर कर सकते हो, घर बना सकते हो, आराम से प्लेग्राउंड बना सकते हो, जो चाहते हो वैसा कर सकते हो। तो हमारे रिलीफ फीचर्स में अगर बात करें तो प्लेन्स जो है वो हमारे यहां कितना है, 43% है। माउंटेन्स की हम लोग बात करें तो ये 30% है। तो ये याद रखना एग्जाम में, प्लेन जो है हमारे पास 43% है और माउंटेन जो है आज हमारे यहाँ 30% है, जिसका हम लोग यूज आज भी कहीं ना कहीं टूरिज्म के लिए भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट तो हमारा पूरा का पूरा माउंटेनियस रीजन है, बट वहां अच्छी खासी हमें टूरिज्म मिलती है। लैंड का यूटिलाइजेशन हम लोग कहां कहां कर रहे हैं, तो हम लोग यूज कर रहे हैं बेटा इसको फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और यहाँ पे अनक्लास्ड फॉरेस्ट की हम लोग बात करते हैं। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी भी बनाई गई 1952। यहां पे फॉरेस्ट को बचाने के लिए यहां पे चिपको मूवमेंट और अपिको मूवमेंट भी यहां पे चलाए गए। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, बैरन लैंड एंड वेस्टलैंड, वो सारी लैंड जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, मतलब आपके यूज की नहीं है, उन लैंड को हम लोग या तो बैरन लैंड कहते हैं या तो हम लोग उसको वेस्ट लैंड कहते हैं। मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। क्या नहीं होगी दोस्तों, यहां पे प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, तो यहां पे परमानेंट पैस्चर मतलब एनिमल्स के फॉडर के लिए उसको यहां पे रखा जाए या तो उसको ग्रेजिंग के लिए रखा जाए एनिमल्स के लिए। तो ये सारे लैंड का हम लोगों ने अलग अलग तरीके से यूटिलाइजेशन करना यहां पे सीख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास प्लेट्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 27% है, तो प्लेन 43% हो गया, माउंटेनियस 30% हो गया और जो प्लेट्यू एरिया हो गया वो कितना हो गया दोस्तों, हमारे पास 27% हो गया। पजेस रिच रिसोर्सेस इन ऑल रिलीफ फीचर्स, तो अगर हम लोग बात करें तो लैंड में हर कोई चीज जो है हमारे लिए रिसोर्स है, बस उन रिसोर्स का यूज करना आना चाहिए। उसके लिए हमारे पास एप्रोप्रिएट क्या होनी चाहिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। बिना
बिना टेक्नोलॉजी के यहाँ पे किसी भी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं किया जा सकता। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज एंड कल्टिवेबल वेस्टलैंड, लैंड का हम लोग और कहां यूज करते हैं सर? तो उसका हम लोग यूज कर सकते हैं ट्रीज को लगाने में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे एरिया में सीपीए लिखा रहता है, सेंट्रल प्लांटेशन एरिया, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया को हम लोग ग्रीन बेल्ट भी बना सकते हैं और सरकार चाहती है कि हर एक स्टेट में अप्रोक्सीमेटली 33% जो है फॉरेस्ट तो होना ही चाहिए। इसके कारण पूरा का पूरा हैबिटेट जो है, एनवायरनमेंट जो है वो बहुत सेफ एंड सिक्योर रहता है हमारे सर्वाइवल के लिए। फैलो लैंड्स एंड नेट जोन एरिया, फैलो लैंड की बात करें जहां पे खेती हम लोगों ने 1 साल की उसके बाद नहीं करी, उसको हम लोग फैलो लैंड कह सकते हैं। नेट जोन एरिया का मतलब होता है जहां पे एक से ज्यादा खेती आप कर पाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नेट जोन एरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ लैंड रिसोर्सेज में हम लोग बात करते हैं लैंड यूज पैटर्न ऑफ इंडिया, हमारे यहाँ लैंड को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। डिटरमाइंड बाय बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर, अब लैंड का यूटिलाइजेशन किस पे डिपेंड करता है कि वहां पे फिजिकल फीचर्स क्या है लैंड के। अगर हम लोग बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर में हम लोग केसर लगा सकते हैं, एप्पल लगा सकते हैं, बट यही अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पे ये चीजें नहीं हो सकती, गुजरात की बात करें तो ये चीज नहीं हो सकती, और अगर हम लोग बात कर ले केरला की तो वहां पे नहीं हो सकते। मगर केरला में जो कार्डामम हो सकती है वो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में नहीं हो सकती। तो ये सारे के सारे फिजिकल फीचर्स है। और ह्यूमन फैक्टर्स मतलब ह्यूमंस कितना एफर्ट लगा सकते हैं उसमें। लैंड यूज डेटा अवेलेबल ओनली फॉर द 93%, बट आज हम लोग देखें तो पूरा 100% लैंड होने के बाद भी आज हमारे पास जो डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ 93% है, उससे ज्यादा डेटा आज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लैंड डिग्रेडेशन की बात करें, जब हम लोग किसी भी चीज का यूटिलाइजेशन करते हैं तो जाहिर सी बात है वो चीज खराब भी होगी आगे चल के। कब होगी? जब उसका मिस यूटिलाइजेशन किया जाएगा, गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे लैंड डिग्रेड हो जाना, मतलब उसकी क्वालिटी क्या हो गई, पहले से इंफीरियर हो गई। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट ऑल्सो हैव एग्रेवेटेड द पेज ऑफ नेचुरल फोर्सेस टू कॉज डैमेज टू द लैंड। मतलब कहीं ना कहीं आज हम लोग लैंड का यूटिलाइजेशन तो कर रहे हैं, बट आगे चल के हमें पता चल रहा है कि इस लैंड में जो प्रोडक्टिविटी थी वो धीरे धीरे करके खत्म हो गई। जब प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है उसी लैंड को हम लोग बोलते हैं डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। माइनिंग साइट्स आर अबंडेंट, धीरे धीरे करके हमें ये समझ में आ रहा है जैसे जैसे हम लोगों ने माइनिंग करना शुरू करा वैसे वैसे वो जो लैंड एरिया है वो क्या होता चला जा रहा है, यहाँ पे डिग्रेड होता चला जा रहा है। बट अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा भैया, इस लैंड को बचाने के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ लैंड। कैसे हो सकता है, कैसे बचा सकते हैं हम लोग लैंड को? तो सबसे पहला जो तरीका है उसको बोलते हैं हम लोग एफॉरेस्टेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन एंड द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड। तो अब हम लोग क्या करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए। पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा भैया, हमारे पास जो फ्लड आ रहा है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ पे जो सॉइल है उसको वहीं रोका जा सकता है, क्योंकि रूट्स क्या करेगी, उस सॉइल को होल्ड कर पाएगी। यहाँ पे प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स, और क्या बनाया जाए, शेल्टर बेल्ट्स बनाया जाए। तो बाउंड्री जो है, खेतों की बाउंड्री जो है वहां पे पेड़ लगा दिए जाए ताकि विंड और वाटर का डायरेक्ट इंपैक्ट जो है फर्टाइल सॉइल पे ना पड़े, इसीलिए उसको बोला जाता है यहाँ पे शेल्टर बेल्ट्स। कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, हम लोग कोशिश करें कि यहाँ पे एनिमल्स को एक ही जगह पे बार बार फॉडर के लिए नहीं रखा जाए। इसके कारण जो ओवरग्रेजिंग के कारण जो सॉइल जो एक दूसरे को होल्ड करके रखती है वो क्या कर देती है, लूज कर देती है और एक जगह से दूसरी जगह वॉश आउट हो जाती है। ओवरग्रेजिंग एंड ओवर इरिगेशन इज रिस्पांसिबल फॉर अल्कलिनिटी। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं ओवरग्रेजिंग होता है या इरिगेशन ज्यादा होता है तो वहां पे जो एरिया है वो क्या हो जाता है, एल्केन हो जाता है। क्या हो जाता है, अल्कलिनिटी बढ़ जाती है। मिनरल प्रोसेसिंग लाइक सीमेंट इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल एफिल्यूएंट। अब यहाँ पे मिनरल प्रोसेसिंग में अगर हम लोग बात करें, जहां पे सीमेंट इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल एफिल्यूएंट है, उसके कारण भी लैंड कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो टॉर्नी बुशेस टू स्टेबलाइज सैंड ड्यूज। तो अब हम लोग क्या करें भाई कंजर्वेशन के लिए, तो टॉर्नी बुशेस को लगा देंगे, तो उसके कारण क्या है, जो सैंड ड्यूज है वो बहुत तेजी से यहाँ पे क्रिएट नहीं होंगे। कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटी, माइनिंग एक्टिविटीज को मिनिमम किया जाए, जहां जरूरी है वहीं माइनिंग किया जाए, अदरवाइज यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज को यूज ना किया जाए। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ द इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, जो भी हमारे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से मतलब वेस्ट है उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज किया जाए, उसका एक पर्टिकुलर एक सिस्टम बनाया जाए जिससे यहाँ पे किसी भी तरीके से वो वेस्ट ना बन जाए। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं भाई। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो आज ज्वेल है, जो हमारे पास ताकत है, वो है हमारी सॉइल। और सॉइल में हम लोग बात करने वाले सबसे पहले इंपॉर्टेंट सॉइल जो है उसको बोलते हैं हम लोग एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन कहीं ना कहीं रिवर्स के थ्रू होता है, मतलब माउंटेन जो है वो मिनरल रिच होती है और रिवर जो है वो मिनरल रिच
सॉइल को लेके आती है जमीन तक के। जैसे कि हमारे एक स्टेट की बात करते हैं पंजाब, तो उसका नाम ही है पंजाब, मतलब 5 जगह से जहां जहां रिवर से पानी आता है उसको बोलते हैं पंजाब। तो हर साल ये सॉइल आएगी, मिनरल रिच होगी, इसीलिए यहाँ की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। तो इस तरीके से एलुवियल सॉइल को हम लोग 2 पार्ट में बांट देते हैं, न्यू एलुवियम और ओल्ड एलुवियम, जिसको हम लोग खादर या बांगर के नाम से भी जानते हैं। तो हर साल जो सॉइल आएगी आपके पास उसको बोलेंगे खादर या न्यू एलुवियम, अगले साल उसी सॉइल को हम लोग क्या बोलेंगे, बांगर, या तो उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे ओल्ड एलुवियम। मतलब ये इंडिया के नदर्न प्लेन्स में बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल है यहाँ पे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ द एलुवियल सॉइल। जो एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स है वो किससे बना हुआ है दोस्तों, तो वो बना हुआ है सर एलुवियल सॉइल से। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे तीनों रिवर्स हम लोग को देखने को मिल रही है। कौन कौन सी सर, तो इंडस देखने को मिल रही है, हम लोग कौन सी देखने को मिल रही है, गंगा देखने को मिल रही है, इधर देखने को मिल रही है हम लोग को ब्रह्मपुत्र। चलिए, Alluvial soil is also found in the eastern coastal plains, particularly in the deltas। अब यहाँ पे ये डेल्टाज एरिया में भी alluvial soil आपको मिल जाएगी। ठीक है, डेल्टा क्या होता है, लास्ट स्टेज ऑफ द रिवर इज नोन एज डेल्टा। द alluvial soil consists of various proportion of salt, silt and clay। अब alluvial soil में क्या क्या कंपोजिशन होता है सर, तो इसमें होता है सॉल्ट, सिल्ट और क्ले। चलिए आगे बात करते हैं। मोस्टली दीज सॉइल्स कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ, अब देखिए इसमें क्या क्या रिच होता है सर, पोटाश रिच होता है, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम, ये तीनों ही रिच होते हैं। तो हम लोग याद करते हैं पीपीएल। तो एलुवियल सॉइल रिच होता है पीपीएल में, पोटाश, फॉस्फोरिक और लाइम में, विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन। किस किस चीज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, ये शुगर केन का अच्छा माना जाता है, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल्स एंड द पल्सेस क्रॉप्स के लिए ये अच्छा माना जाता है। These have been deposited by these important Himalayan river system, और ये हिमालयन रिवर सिस्टम के थ्रू ही ये सॉइल जो है वो नीचे आती है। ठीक है, जिसमें हम लोग बात करते हैं इंडस की, गंगा की, और हम लोग चाहे तो उसमें ब्रह्मपुत्र को भी यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं और कहाँ कहाँ पे मिल जाएगी सर ये, तो महानदी में मिल जाएगी। महानदी बोले तो उड़ीसा में मिल जाएगी, कृष्णा रिवर पे मिल जाएगी, यहाँ पे गोदावरी में मिल जाएगी, कावेरी में मिल जाएगी। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी ये पूरे के पूरे साउथ इंडिया में चले गई। महानदी उड़ीसा की हो गई, इंडस, गंगा और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र हम लोग और ले सकते थे, जो कि कहाँ पे आ जाएगी सर, नॉर्थ इंडिया मतलब हिमालयन रीजन में आ जाएगी। एलुवियल सॉइल आर डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। एलुवियल सॉइल को हम लोग एज के बेसिस पे भी यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि ओल्ड का मतलब होता है बांगर और न्यू का मतलब होता है यहाँ पे खादर। ठीक है, अब इसकी हम लोग क्वालिटी को समझ लेते हैं भैया। चलिए सबसे पहले खादर को समझ लेते हैं। हैज लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैंकर्स नोड्यूल्स देन बांगर। तो इसमें जो कैंकर्स होंगे वो बहुत कम होंगे, मतलब मोर फर्टाइल सॉइल इज नोन एज खादर एलुवियल सॉइल। ठीक है भाई, चलिए, इज मोस्ट फर्टाइल देन द बांगर। मगर ओल्ड की हम लोग बात करते हैं तो हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैंकर नोड्यूल्स, और इसमें क्या हो जाएगा भैया, हाई नोड्यूल्स होंगे कैंकर्स के। ठीक है, किसमें सर, ओल्ड या बांगर में। ठीक है, लेस फर्टाइल देन द खादर। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने शेयर करा अभी किसका सर, तो वो करा हम लोगों ने एलुवियल सॉइल का। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल कहीं ना कहीं वॉल्केनिक इरप्शन एरियाज के आसपास में देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ का गुजरात और महाराष्ट्र जो एरिया है वहां पे ज्यादा से ज्यादा आपको क्या देखने को मिलेगी, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को ही रगर सॉइल भी कहा जाता है या ब्लैक कॉटन सॉइल भी यहां पे कहा जाता है, जो कि सबसे अच्छा रिच होता है किसके लिए, कॉटन के उत्पादन के लिए। इसीलिए महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेगी। देखो वो कहीं ना कहीं कोस्टल एरिया भी है, तो मैंने आपको कहा था वॉल्केनिक इरप्शन। अब यहां पे एक ही चीज कमी होगी ब्लैक सॉइल में, वो है ह्यूमस। क्या होगा भैया, ह्यूमस ब्लैक सॉइल में बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहां पे दीज सॉइल आर ब्लैक इन कलर एंड आर आल्सो नोन एज द रगर सॉइल। ये जो ब्लैक सॉइल है ये कलर तो ब्लैक होगा इसका, मगर इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पे रेगर सॉइल। दे आर आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज आल्सो नोन एज द ब्लैक कॉटन सॉइल। क्योंकि ये कॉटन के लिए अच्छी है इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी यहां पे कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप बेसाल्ट रीजन स्प्रेड ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू एंड इज मेड अप ऑफ द लावा फ्लोज। तो ये किसके कारण होता है, तो ये डेक्कन प्लेट्यू में मिलेगा और जस्ट बिकॉज ऑफ द लावा फ्लो। किसके कारण होगा भैया, लावा फ्लो। लावा कहां से आएगा सर, वॉल्केनो से आएगा। वॉल्केनो कितने टाइप के होते हैं सर, यहाँ पे 3 टाइप के होता है, एक्टिव होता है, डोरमेंट होता है, डेड वॉल्केनो। ये 3 टाइप के यहाँ पे वॉल्केनो भी हमें देखने को मिलता है। तो डेक्कन प्लेट्यू में ये इसलिए मिलेगा क्योंकि वहां पे लावा इरप्शन होता है। द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ द एक्सट्रीमली फाइन एंड क्लेई मटेरियल। और ब्लैक सॉइल की खासियत है कि एक्सट्रीमली क्लेई मटेरियल होता है, मतलब कि बहुत ज्यादा इसको मॉइस्चर होल्ड करने की ताकत मिली हुई है। बट यही सॉइल गर्मियों में क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े क्रैक्स हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये मॉइस्चर बहुत ज्यादा होल्ड कर सकती है। These soils are sticky when wet। जब यहाँ पे इसमें पानी ज्यादा हो जाएगा तो ये बहुत ज्यादा वेट हो जाएगी, तो डिफिकल्ट हो जाएगा एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर। फर्स्ट शावर के बाद आप सोचेंगे कि यहाँ पे एग्रीकल्चर कर सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं, तो ये जस्ट इंपॉसिबल है। कौन सी सॉइल में, ब्लैक सॉइल में। ओके, द प्री मानसून पीरियड। तो प्री मानसून पीरियड में जब ब्लैक सॉइल में आप सोचेंगे कि हम लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। तो ब्लैक सॉइल हम लोग को याद रखना है कहीं ना कहीं लावा के इरप्शन के कारण होता है, मतलब वॉल्केनिक इरप्शन के कारण
होता है। वॉल्केनिक जो इरप्शन है वो 3 टाइप से होता है, एक्टिव वॉल्केनो, डेड वॉल्केनो और यहाँ पे डोरमेंट वॉल्केनो। तो ये तीनों चीजें हम लोग को यहाँ पे याद रखनी है। तो ब्लैक सॉइल की जो कहानी थी वो बिल्कुल सही हो गई, हमें समझ में आ गया। रेगर कहते हैं इसको और हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल भी यहाँ पे इसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। रेड एंड येलो सॉइल की अगर हम लोग बात करें तो रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स। अब रॉक्स कितने टाइप के होते हैं सर? 3 टाइप के होते हैं। प्राइमरी रॉक्स का मतलब इग्नियस रॉक्स होता है, और 2 टाइप के रॉक्स कौन से होते हैं? मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स होता है। तो यहाँ इग्नियस रॉक से बनने वाली जो यहाँ पे सॉइल है उसको क्या बोला हम लोगों ने? यहाँ पे रेड सॉइल बोला। एरियाज ऑफ द लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, ईस्टर्न साइड और यहाँ पे अगर सदर्न पार्ट्स की हम लोग बात करें डेक्कन प्लेट्यू के, तो इन जगह पे क्योंकि रेनफॉल बहुत कम है तो यहाँ पे कौन सी सॉइल मिल जाएगी सर? रेड सॉइल बहुत आसानी से मिल जाएगी। येलो एंड रेड सॉइल की अगर हम लोग बात करते तो कौन कौन से इंडिया के एरियाज में मिलने वाली है? तो ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, सदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेस एंड अलॉन्ग विद द पेडामोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट्स में, ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, सदर्न पार्ट और गंगा के कुछ एरियाज में भी ये हम लोग को रेड सॉइल मिल सकती है। याद रखिएगा जहां पे कम पानी गिरता है वहां पे ये सॉइल मिल सकती है, और ये मेनली इग्नियस रॉक से बनने वाली सॉइल है। ये इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में याद रखना है। दीज सॉइल्स डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ द आयरन। अब ये यहां पे रेड कलर क्यों हो जाता है सर? जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द आयरन in crystalline and metamorphic rocks it looks yellow when it occurs in the hydrated form। जैसे ही ये हाइड्रेटेड फॉर्म में जाएगी तो ये कौन से कलर में हो जाएगी सर? येलो कलर में हो जाएगी। बाकी टाइम कैसे दिखेगी सर? ये रेड कलर में दिखेगी। ओके, और ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म और मेटामॉर्फिक रॉक में अगर मान लेते हैं हाइड्रेटेड फॉर्म हो जाता है तो ये कौन से कलर में चले जाती है? तो सर ये येलो कलर में चले जाती है। इतनी बात हम लोग को याद रखना है। आगे हम लोग बात करते हैं लेटराइट सॉइल की। क्या होता है लेटराइट सॉइल? द लेटराइट डेवलप इन द एरियाज विद हाई टेंपरेचर एंड हैवी रेनफॉल। जहां पे पानी बहुत ज्यादा गिरेगा, टेंपरेचर भी बहुत ज्यादा हाई होगा, तो वहां पे जो सॉइल मिलेगी उसको कहेंगे हम लोग यहाँ पे लेटराइट सॉइल। दिस सॉइल इज सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन विद द एडिक्वेट डोसेज ऑफ द मैन्योर्स एंड द फर्टिलाइजर्स। बट इसको अच्छा बनाया जा सकता है, फिट फॉर एग्रीकल्चर बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। दीज सॉइल्स आर मेनली फाउंड इन द कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड द हिली एरियाज ऑफ द ओडिशा एंड द आसाम। ये कहां मिलेगी सर? कर्नाटका, केरला मतलब साउथ इंडिया में मिलेगी, आंध्र प्रदेश में भी मिल जाएगी, और ओडिशा और कुछ एरियाज जो है वो आसाम के भी यहाँ पे लेटराइट सॉइल हमें मिलने वाली। याद क्या रखना है सर? टेंपरेचर ज्यादा होना चाहिए और रेनफॉल भी वहां पे ज्यादा होना चाहिए। आफ्टर अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेटिव टेक्निक्स पर्टिकुलरली इन द हिली एरियाज, अगर हिली एरियाज में पर्टिकुलरली टेक्निक अगर सही से इस्तेमाल कर ली जाए, जैसे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, दिस सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर द ग्रोइंग ऑफ टी एंड कॉफी। तो ये टी और कॉफी दोनों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है लेटराइट सॉइल। तो एग्जाम में याद रखिएगा लेटराइट सॉइल जो है वो किसके लिए अच्छी है सर? टी के लिए भी अच्छी है और कॉफी के लिए भी अच्छी है। टी के लिए कौन कौन से एरिया अच्छे सर? दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और आसाम। मगर यहाँ पे कॉफी के लिए अगर हम लोग बात करते हो सबसे अप्रोप्रिएट स्टेट जो है वो है दोस्तों यहाँ पे कर्नाटका। कौन सा है दोस्तों? यहाँ पे कर्नाटका। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग एरिड सॉइल। वो सॉइल जिसमें बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता उसको हम लोग बोलते हैं एरिड सॉइल। मतलब बहुत कम पानी जहां पे गिरेगा वहां पे कौन सी सॉइल होगी सर? एरिड सॉइल होगी। एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। वो रेड कलर की भी हो सकती है और धीरे धीरे करके ब्राउन कलर की भी आपने को देखने को मिलेगी। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। ये कैसी होती है? सैंडी दिखती है और टेक्सचर कैसा होगा सर? सलाइन। टेक्सचर कैसा होगा सर? सैंडी होगा। और कैसे नेचर में होगी सर? सलाइन इन नेचर। एग्जाम में याद रखिएगा कि इसका सैंडी टेक्सचर होता है और यहाँ पे सलाइन जो है उसका नेचर होता है। इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई। जैसे हमारे गुजरात के कुछ एरियाज में सॉल्ट कंटेंट जो है वो बहुत अच्छा मिलेगा आपको। कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवोपरेटिंग द वाटर। और यहाँ पे कॉमन सॉल्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं? इवॉल्व कर सकते हैं। किसके थ्रू सर? इवोपरेटिंग द वाटर। द बॉटम लेयर ऑफ द कैंकर रेस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर। मगर यहाँ पे जब कैंकर्स आ जाते हैं बहुत ज्यादा तो इसके कारण इन्फिल्ट्रेशन मतलब पानी का नीचे जाना जो है वो यहाँ पे बंद हो जाता है। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दीज सॉइल्स बिकम कल्टीवेबल एज हैज बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। और यहाँ पे जो मेनली सॉइल कहाँ मिलेगी सर? वेस्टर्न एरियाज ऑफ द इंडिया। वेस्टर्न एरिया कौन सा है सर? हमारे यहाँ राजस्थान। राजस्थान का भी वेस्ट एरिया जो है वो वहां पे पानी नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता? जस्ट बिकॉज ऑफ द कौन सी वहां पे रेंज है उसको हम लोग बोलते हैं सर अरावली रेंज। कौन सी रेंज है सर? अरावली रेंज। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सॉइल इरोजन की। कहीं ना कहीं सॉइल की जो क्वालिटी है वो यहाँ पे कम हो जाती है। वो कैसे हो जाती है? तो उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे सॉइल इरोजन। डेनुडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज कॉल्ड एज द सॉइल इरोजन। टॉप लेयर ऑफ द सॉइल विल बी वॉश्ड आउट। अगर टॉप लेयर सॉइल की अगर उड़ जाती है कहीं पे विंड वाटर के थ्रू या कुछ नेचुरल डिजास्टर्स के थ्रू तो उसको हम लोग बोलेंगे कहीं ना कहीं डेनुडेशन और बोलेंगे हम लोग यहाँ पे सॉइल इरोजन। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक द डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। और क्या क्या चीजें हैं जिसके कारण सॉइल इरोजन हो सकता है? तो सर वो डिफॉरेस्टेशन है, ओवरग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स है,
कंस्ट्रक्शन साइट्स के कारण या माइनिंग के कारण। नेचुरल फोर्सेस लाइक द विंड, वाटर, ग्लेशियर्स एंड वाटर लेड टू द सॉइल इरोजन। अब नेचुरल भी कुछ कुछ यहाँ पे चीजें हैं जिसके कारण यहाँ पे सॉइल इरोजन हो सकता है। उसमें विंड, वाटर, ग्लेशियर्स ले सकते हैं हम लोग, या हम लोग यहाँ पे वाटर को ले सकते हैं। रनिंग वाटर कट्स थ्रू क्ले सॉइल एंड फॉर्म्स द गलीज। ठीक है, तो रनिंग वाटर जब निकलता है तो वो क्या बना लेता है भाई, वहां पे गलीज बना देता है। इस तरीके के इरोजन को क्या बोलते हैं सर हम लोग, गुली इरोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे, गुली इरोजन कहते हैं। ऑल्सो कॉज ड्यू टू द डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग, प्लोइंग एंड अ रॉन्ग मैनर। अगर गलत तरीके से भी फार्मिंग की जाती है तो इसके कारण भी कहीं ना कहीं सॉइल इरोजन यहाँ पे इवॉल्व हो सकता है। अब हम लोग यहाँ पे बात तो कर रहे हैं कि ये सॉइल का इरोजन तो हो गया, बट क्या हम लोग बचाएंगे नहीं, सॉइल को हमारा बचाना भी हमारा कर्तव्य है। कैसे बचाएंगे, प्लोइंग अलोंग कॉन्टोर लाइंस, वी कॉन्टोर प्लोइंग। तो कॉन्टोर प्लोइंग से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सॉइल को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं, सॉइल इरोड होने से हम लोग बचा सकते हैं। स्टेप्स कैन बी कट ऑन स्लोप्स, टेरेस फार्मिंग। और क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, टेरेस फार्मिंग के थ्रू भी यहाँ पे सॉइल इरोजन को बचाया जा सकता है। कम पानी में ज्यादा खेती की जा सकती है। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स कॉल्ड एज द स्ट्रिप क्रॉपिंग। और यहाँ पे क्रॉप्स के बीच में अगर हम लोग एक स्ट्रिप में क्रॉप्स के बीच में ग्रास को लगा देते हैं तो उसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्या भाई, स्ट्रिप क्रॉपिंग। क्या बोल सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, स्ट्रिप क्रॉपिंग। हम लोग आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 2 की तरफ आते हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की तरफ। अब ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हमारे लिए लाइफलाइन है भाई, इसके बिना हम हमारा भी सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी, जो हमारे अगल बगल में है, लाइफ की सर्वाइवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे बायोडायवर्सिटी। क्या बोलते हैं दोस्तों, बायोडायवर्सिटी। एंटायर हैबिटेट हैज इमेंस बायोडायवर्सिटी। अब हमारे यहाँ जो पूरा हैबिटेट अलग अलग तरीके से दिख रहा है उसमें बहुत अलग अलग तरीके की हमें बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है। प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीथ। अब यहाँ पे प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें, वो कहीं ना कहीं एयर को प्यूरिफाई करते हैं, और जो एयर हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं जिसके कारण हमारे यहाँ पे लाइफ का सर्वाइवल हो पा रहा है। फॉरेस्ट प्ले अ की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम। और यहाँ पे हो रहा है इकोलॉजिकल बैलेंस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो यहाँ पे फॉरेस्ट प्ले करता है। हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब करता है और हमें बदले में क्या देता है दोस्तों, ऑक्सीजन देता है। इसीलिए हमें बोला गया है कि जो हमारा एनवायरमेंटल डे 5 जून को आता है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को क्या लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। फ्लोरा एंड फौना इंडिया की हम लोग बात करें तो इंडिया इज वन ऑफ द, फ्लोरा का मतलब होता है यहाँ पे प्लांट किंगडम और फौना का मतलब होता है यहाँ पे एनिमल किंगडम। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ इट्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इंडिया जो है वर्ल्ड में सबसे रिच है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में, मतलब अलग अलग टाइप के एनिमल, अलग अलग टाइप के प्लांट जो है वो सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलेगा, वो इंडिया में देखने को मिलेगा। डाइवर्स फ्लोरा एंड फ्लोरा आर वेल इंटीग्रेटेड इन अवर डेली लाइफ। और ये सारी चीजें जो है आज हमारी डेली लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सम एस्टिमेट्स सजेस्ट 10% ऑफ द इंडियाज रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ इट्स मैमल्स आर ऑन द थ्रेटेंड लिस्ट। मगर आज दिक्कत ये हो गई है कि हमारे पास 10% जो है रिकॉर्ड हो रहा है वाइल्ड फ्लोरा जो है, मतलब कहीं ना कहीं एनिमल किंगडम जो है अभी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क पे आ चुका है। 20% जो है मैमल जो है वो थ्रेटेंड लिस्ट में आ चुके हैं, मतलब ये खत्म होने की कगार पे पहुंच चुके हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही अलार्मिंग कंडीशन बनाता है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इनको बचाने का काम कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट की हम लोग बात करते हैं। 1960s और 70 में कंजर्वेशनिस्ट ने क्या सोचा भाई, डिमांडेड अ नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। उन्होंने कहा कि एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम यहाँ पे बनाया जाना चाहिए। नहीं, ये कब की बात है, 60s और 70s की बात है। ओके, तो उसके ही कारण इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया 1972 में, जिसमें बहुत सारे एनिमल्स को यहाँ पे लिया गया। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज पब्लिश, और यहाँ पे एक प्रोटेक्टेड लिस्ट जो है एनिमल्स की और प्लांट्स की वो यहाँ पे बनाई गई। प्रोटेक्ट द रिमेनिंग पॉपुलेशन बाय बैनिंग हंटिंग, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन और टू देयर हैबिटेट। और उन लोगों को यहाँ पे एक पर्टिकुलर हैबिटेट दिया गया जहां पे कोई भी एंट्री नहीं कर सकता। गवर्नमेंट एस्टैब्लिश नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और नेशनल पार्क बनाए गए, मतलब आर्टिफिशियल हैबिटेट बनाया गया एनिमल्स के लिए ताकि वहां पे वो सर्वाइव कर सके और उसको हम लोग यहाँ पे कंजर्व कर सके। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए गए, जो जिस जगह पे उसको वहीं पे एनक्लोज बाउंड्री में कर देना कहलाता है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेवरल प्रोजेक्ट लॉन्च फॉर द एंडेंजर्ड स्पीसीज, जो खत्म होने की कगार पे थे उनके लिए अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए गए, जैसे वन हॉर्न राइनोसोरस। वन हॉर्न राइनोसोरस कहां मिलेगा सर, काजीरंगा और मानस में। ये कहां है सर, तो ये आसाम में है। कश्मीरी स्टैग एंड 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल, तो अलग अलग तरीके से इन सारे क्रोकोडाइल्स को, इस कश्मीरी स्टैग को और वन हॉर्न राइनोसोरस को बचाने के लिए अलग अलग तरीके से और प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स बनाए गए। देयर इज अ नाउ मोर इंटेंसिव सर्च फॉर द डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर्स, और आज भी गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से मेजर्स बना रही है जिससे एनिमल्स को और प्लांट्स को दोनों को ही कंजर्व यहाँ पे किया जा सके। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की, जिसमें हम लोग बात करते हैं सबसे पहले रिजर्व फॉरेस्ट की। तो रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जिसमें हमारी एंट्री ही नहीं होती है, वो सारे फॉरेस्ट जो है सरकार के हाथ में होते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट।
आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल। ये मोस्ट वैल्यूएबल होते हैं इसलिए किसके हाथ में होते हैं सर? सरकार के हाथ में आते हैं। फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट। और रिजर्व फॉरेस्ट हमारे यहाँ लगभग कितने होने चाहिए सर? 33% से ज्यादा तो होने ही चाहिए। चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज की, किस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे लिए जो लोकल कम्युनिटी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट आर टू सेव ट्रेडिशनल कम्युनिटी। फॉरेस्ट कहीं ना कहीं हमारी जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज थी उनको भी यहाँ पे बचाने का काम करती है। क्यों? क्योंकि वो उनको सैक्रेड ट्रीज मानती है, उनको भगवान मानती है, इसलिए वो बचाने की कोशिश करती है। लोकल कम्युनिटीज आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दिस हैबिटेट। और लोकल कम्युनिटीज चाहती है कि वहां पे पूरा का पूरा हैबिटेट एज इट इज रहे जैसा पहले था। इन सम एरियाज दे आर कंजर्विंग फॉरेस्ट विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट। और कुछ एरियाज में वो गवर्नमेंट की हेल्प से भी क्या कर रही है? कंजर्व कर रही है सारे फॉरेस्ट को। जैसे इन सरिस्का टाइगर रिजर्व विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट द माइनिंग। ठीक है, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व में कहा गया राजस्थान में कि भाई हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे माइनिंग ना हो, जिससे हमारा जो नेचुरल हैबिटेट है वो एज इट इज बचा रहा है। कंजर्वेशन मूवमेंट की हम लोग बात करते हैं तो इसमें फेमस आता है चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट इज स्टार्टेड बाय द सुंदरलाल बहुगुणा इन द टेहरी एरिया ऑफ द गढ़वाल हिमालयस टू रेजिस्ट डिफॉरेस्टेशन इन द सेवरल एरियाज। कहीं डिफॉरेस्टेशन ना हो जाए इसलिए यहाँ चिपको मूवमेंट चलाया गया। ऐसे ही एक मूवमेंट चलाया गया साउथ इंडिया में जिसको हम लोग कहते हैं अपिको मूवमेंट, जो स्टार्ट करता है पांडुरंगा हेगड़े। बीज बचाओ आंदोलन करा गया कहां पे? टेहरी में। और नवदन्या फॉर डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट द यूज ऑफ द सिंथेटिक केमिकल। बीज बचाओ आंदोलन और नवदन्या करा गया जिससे कि यहां पे ऑर्गेनिक जो फार्मिंग आज हम लोग सुन रहे हैं, बिना किसी फर्टिलाइजर, बिना किसी केमिकल के यहां पे यूज करे, बिना हम लोगों को क्या करना है? खेती करना है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1988 में बनाया गया। ये कहां से स्टार्ट हुआ सर? तो उड़ीसा से स्टार्ट हुआ। प्रोग्राम फॉर मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ द डिग्रेडेड फॉरेस्ट। जो भी फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहा था उसको वापस से रिन्यू करना, रिचार्ज करना और रीएस्टैब्लिश करना ही कहीं ना कहीं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, जो 1988 में कहां से स्टार्ट होता है सर? उड़ीसा से स्टार्ट होता है। Inhabitants of the 5 villages Alwar district of Rajasthan have formed Bhairav Dev Dakar Sanctuary for protecting wildlife and forest। ठीक है, तो वाइल्ड और फॉरेस्ट को बचाने के लिए भैरव देव डाकर सेंचुरी बनाई गई। ये लगभग 1200 हेक्टेयर में बनाई गई थी। नेचर वर्शिप हैज प्रिजर्व सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट बाय डिक्लेयरिंग देम सेक्रेड ग्रोव्स। और यहाँ पे बहुत सारा वर्जिन वेजिटेशन था जहां पे ह्यूमन बीइंग इंट्रोड्यूस ही नहीं होता था, ह्यूमन बीइंग नहीं जाता था, वो सारे एरियाज को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे वर्जिन वेजिटेशन। दीज पैचेस ऑफ फॉरेस्ट आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द लोकल पीपल सिंस दे आर सेक्रेड टू देम। और यहाँ पे बहुत सारे जो ट्रीज होते हैं उनको सेक्रेड मान लिया गया ताकि वो रीग्रो करे और उनका हैबिटेट जो है एज इट इज बचा रहे। इन 1988 स्टेट ऑफ ओडिशा पास द फर्स्ट रिजोल्यूशन फॉर द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। 1988 में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहां से स्टार्ट होता है सर? ओडिशा से स्टार्ट होता है। द क्लियर लेसन इज दैट लोकल कम्युनिटीज एवरीवेयर हैव टू बी इन्वॉल्वड इन सम काइंड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। और कहीं पे भी देखा जाए तो लोकल जो वहां की कम्युनिटी है वो हमेशा इन्वॉल्व रहती है किसमें सर? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज की, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है उसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे मैं इसको और कनेक्ट करता हूँ, मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट क्या होता है सर? ये मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट का मतलब एक ही रिवर पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर पाए और उससे इरिगेशन फैसिलिटीज भी यूज कर पाए, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट। चलिए, आर मीन टू टेक वेरियस प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द रिवर वैली इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। और यहाँ पे सारी जो भी प्रॉब्लम्स थी उसका हम लोग सोल्यूशन निकाल रहे, डैम्स बना रहे, तो प्रॉब्लम तो होगी मगर वो हमारे लिए बहुत सारी जगह के लिए सोल्यूशन भी है। दे हेल्प टू कंट्रोल फ्लड, चेक सॉइल इरोजन, प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग पर्पसेस, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर इंडस्ट्रीज, विलेजेस, सिटीज, प्रोवाइड इनलैंड नेविगेशन, हेल्प इन प्रिजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द फिशरीज। तो अब देखा जाए तो मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट से बहुत सारे एरिया का हम लोग एक साथ एक जगह पे कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग बात करते हैं दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के। बिल्ट ऑन द रिवर दामोदर, बेनिफिशियरी स्टेट्स आर द झारखंड एंड द वेस्ट बंगाल। तो दामोदर वैली पे जो प्रोजेक्ट बना है इसके कारण यहाँ पे झारखंड और वेस्ट बंगाल में बहुत फायदा है और खेती के लिए भी यहाँ पे पानी मिल पाया और इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे मिल पाया, ड्रिंकिंग वाटर भी यहाँ पे मिल पाया। भाखड़ा नांगल की हम लोग बात करते हैं। बिल्ट ऑन द सतलज रिवर, बेनिफिशियरी स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश। तो नॉर्थ इंडिया में भाखड़ा नांगल बनने से ये सारे स्टेट्स का हमें फायदा होता है। हीराकुंड की अगर बात करें हम लोग, बिल्ट ऑन द रिवर महानदी, कहां पे भैया? ओडिशा में, बेनिफिशियरी स्टेट्स इज ओडिशा। कोसी की हम लोग बात करें, बिल्ट ऑन द रिवर कोसी, बेनिफिशियरी स्टेट आर फॉर एग्जांपल बिहार एंड द नेबरिंग कंट्री लाइक द नेपाल। तो यहाँ पे कोसी रिवर पे डैम बनने के कारण फायदा होता है किसका? हमारा बिहार स्टेट का तो होता ही है और नेपाल का भी पैरेलली यहाँ पे फायदा होता है। चंबल वैली की हम लोग बात करें, बिल्ट ऑन द रिवर चंबल,
बेनिफिशियरी स्टेट्स आर मध्य प्रदेश एंड द राजस्थान। तो ये सारे स्टेट्स का फायदा भी हो रहा है इस मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट से। अब हम लोगों को क्या करना है भैया, रेन जो है उसको हम लोगों को कंजर्व करना है, रेन वाटर जो है उसको कंजर्व करना है, क्योंकि वो एक बार आएगा उसके बाद दोबारा नहीं आएगा, साल भर लग जाएगा दोबारा आने में, इसीलिए हम लोगों को उसको बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। उस बचाने के प्रोजेक्ट को हम लोग कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इज अ टेक्निक ऑफ इंक्रीजिंग द रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर बाय कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर बाय कंस्ट्रक्टिंग वेल्स। किसके थ्रू कर सकते हैं, तो वेल्स बना के कर सकते हैं, पर्कुलेटिंग पिट्स बना सकते हैं या चेकिंग डैम्स बना सकते हैं। पानी को रोक दिया जाए, पानी नीचे बहुत अच्छे से भेजा जाए, या तो हम लोग यहाँ पे वेल्स बना रहे। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने का मेन मुद्दा क्या है, क्यों करना है रेन वाटर हार्वेस्टिंग? टू मीट इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द वाटर। हमें पता है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, 142 करोड़ तो इंडिया की हो चुकी है, तो पानी मिलेगा कहां से? जब हम बचाएंगे तभी मिलेगा। तो हमें क्या करना है, जो डिमांड है वाटर की उसको हम लोग को फुलफिल करना है। टू रिड्यूस रन ऑफ, पानी जो बह के चला जा रहा है उसको यहां पे रोकना है हमें। टू अवॉइड द फ्लडिंग ऑफ द रोड्स, और रोड्स पे जो पानी जा रहा है उसको भी कहीं ना कहीं कंजर्व किया जाए। टू ऑगमेंट द ग्राउंड वाटर स्टोरेज एंड रेज द वाटर टेबल, अगर पानी नीचे भेज दिया जाए पर्टिकुलरली तो वो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम है वो नीचे जो वाटर टेबल है उसको भी यहां पे इंक्रीज कर सकता है। टू रिड्यूस ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, और इसके कारण क्या हो जाएगा, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन भी यहां पे कम होता चला जाएगा। टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, और ऊपर का जो फ्रेश वाटर सीधे नीचे जाएगा, इसके कारण ग्राउंड वाटर जो है वो अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर हमें मिल पाएगा। टू सप्लीमेंट डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द समर एंड द लॉन्ग ड्राई स्पेल्स, बहुत समय तक गर्मियों में पानी नहीं मिल पाता है बहुत सारी जगह पे, तो उस पानी को ही स्टोर करके यहां पे गर्मियों में भी लोगों को सर्व किया जाए। एडवांटेजेस ऑफ द मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, क्या फायदे हैं इसके मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के? सबसे पहला काम जो होता है वो होता है इरिगेशन। हमें पता है खरीफ, राबी और यहाँ पे जायद टाइप की हमारे यहाँ क्रॉपिंग होती है, 3 टाइप के सीजन होते हैं। खरीफ का काम तो यहाँ पे चल जाता है क्योंकि सर वो मानसून में आता है। राबी में यहाँ पानी की जरूरत पड़ती है, वो यहाँ पे हेल्प करेगा कौन सा, इरिगेशन फैसिलिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब पानी से जो बिजली बनाई जाती है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट कहा जाता है, और सरकार के जो प्लांट है उसको कहा जाता है एनएचपी से, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। फॉर आवर इंडस्ट्रीज एंड द होम्स, वाटर सप्लाई फॉर द डोमेस्टिक एंड द इंडस्ट्रियल यूज, रेगुलेटिंग फ्लो ऑफ वाटर। वाटर सप्लाई किसके लिए जरूरी है सर? इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी जरूरी है और हमारे घर के लिए भी, मतलब डोमेस्टिक यूज के लिए भी जरूरी है। फ्लड कंट्रोल के लिए भी यहाँ पे मल्टीपर्पज रिवर वैली जो है प्रोजेक्ट हमारी हेल्प करता है। फायदे क्या है सर? यहाँ पे रिक्रिएशनल फैसिलिटीज मिल सकती है, यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पे करा जा सकता है, इनलैंड नेविगेशन किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह, वाटर ट्रांसपोर्ट जो कि चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है आज हमारे लिए। पिसिकल्चर, फिश ब्रीडिंग भी की जा सकती है वहां पे, और फिश का अच्छा खासा हमारे यहाँ एक्सपोर्ट होता है पूरा का पूरा प्रोडक्ट। सॉइल कंजर्वेशन थ्रू द एफॉरेस्टेशन, और हम लोग क्या कर सकते हैं सर? सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एफॉरेस्टेशन। डिसएडवांटेजेस की अगर हम लोग बात करते हैं मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट के, तो वो क्या क्या है सर? यहाँ पे their failure to fulfill their basic objective like the flood control and the disadvantages resulting out of the building of the such project। अब ये फेलियर हो जाता है कभी कभी मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, बहुत सारी रिसोर्सेज जो है वो मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाने में लग जाती हैं। रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स अफेक्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ द रिवर्स। अब इसके कारण क्या होता है, नेचुरल फ्लो जो होती है रिवर की वो रुक जाती है यहाँ पे। कॉज एक्सेसिव सेडिमेंटेशन, वहां बहुत ज्यादा मिट्टी एक जगह पे इकट्ठा हो जाती है, एंड एडल्सली अफेक्ट द एक्वाटिक लाइफ, जिसके कारण वहां की एक्वाटिक लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा सफर करती है। द रिजर्वायर्स दैट आर क्रिएटेड इन द फ्लड प्लेन ओवरफ्लो एंड द सबमर्ज द एक्जिस्टिंग वेजिटेशन। अब वहां पे अगर ये जो रिजर्वायर से ओवरफ्लो हो जाएगा तो उसके कारण अगल बगल में जो भी यहाँ वेजिटेशन है वो भी उसमें यहाँ पे सबमर्ज हो जाएगा, जिसके कारण वो वेजिटेशन का लॉस हो जाएगा, एंड सॉइल सब्सिक्वेंटली लीडिंग टू देयर डीकंपोजिशन, और सॉइल जो है वो क्या हो जाएगी, डीकंपोज हो जाएगी। मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट लीड्स टू large scale displacement of the local community and to loss of their livelihood। अब यहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी रह रही है उसका भी यहाँ पे लाइवलीहुड का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। Excessive use of the water and over irrigation on account of the project lead to the land degradation and cause waterborne diseases, pests and the pollution। अब अगर बहुत दिनों तक के पानी इकट्ठा रहेगा तो उसके कारण बहुत सारी वाटरबॉर्न डिसीजेस से भी हम लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। टाइप्स ऑफ फार्मिंग की अगर हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ 3 तरीके की फार्मिंग होती है भाई यहाँ पे बहुत अच्छी से, प्रिमिटिव, इंटेंसिव और कमर्शियल। प्रिमिटिव का मतलब है जहां पे पुराने जमाने के तरीके इस्तेमाल किए जाए उसको बोलते हैं हम लोग प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। चलिए समझते हैं। इस प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, बहुत छोटे छोटे लैंड एरियाज में इसको किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक द हो, डाउ एंड डिगिंग स्टिक्स एंड फैमिली कम्युनिटी। अब यहाँ पे कौन इन्वॉल्व होगा तो सर फैमिली कम्युनिटी या फैमिली के ही लोग यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, जिसमें कि यहाँ पे प्रिमिटिव जो सिस्टम के टूल्स थे जैसे हो गया, डाउ हो गया, डिगिंग स्टिक्स हो गया, इन सबका इस्तेमाल किया जाएगा। इट इज स्लैश एंड बर्न सिस्टम, इसको हम लोग स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं या हम लोग इसको झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात करते हैं। इट इज प्रैक्टिस इन द एरिया ऑफ द हाई पॉपुलेशन, ये कहां पे होगी जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी,
प्रेशर ऑन लैंड, इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, मगर ये मेनली लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, लेबर की इसमें ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ेगी। वेयर हाई डोजेस ऑफ द बायोकेमिकल इनपुट्स, मतलब फर्टिलाइजर्स की भी जरूरत पड़ेगी, एंड इरिगेशन यूज फॉर द ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफिल करना है, तो यहाँ पे जो खेती होगी उसको बोलेंगे हम लोग इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो ये हाई पॉपुलेशन एरिया में जो खेती होती है उसको बोला जाता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। जो पुराने जमाने के हिसाब से चल रही है उसको बोलेंगे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और पॉपुलेशन के हिसाब से जो चल रही है उसको बोलेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। चलिए बात करते हैं हम लोग कमर्शियल फार्मिंग की। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइप ऑफ फार्मिंग आर यूज ऑफ हायर डोसेज ऑफ मॉडर्न इनपुट। तो यहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग है, सबसे ज्यादा हायर डोजेज यूज होंगे किसके भैया? मॉडर्न फार्मिंग के। इसमें एक सीड्स यूज होगा जिसको बोलते हैं हम लोग HYV सीड्स। HYV सीड्स लाने का काम किसने करा भैया? तो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में लेके आते हैं MS स्वामीनाथन, तो वहीं से HYV सीड्स यूज होती है। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में सबसे पहले यहाँ पे HYV सीड्स का इस्तेमाल किया गया। केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो खेती की जाती है उसको कमर्शियल फार्मिंग की जाती है। पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती है, और खुद के पैचेस ऑफ लैंड पे खुद के तरीके से अपने ही लोगों को इन्वॉल्व करके जो खेती वो करते हैं उसको बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। चलिए, 3 मेन क्रॉप सीजन ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो खरीफ, राबी और जायद होता है। खरीफ का मतलब जब शुरुआत होती है जून जुलाई से स्टार्ट होगा, अक्टूबर तक के खत्म हो जाएगा। ये अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट होगा, मार्च में खत्म हो जाएगा। ये मार्च अप्रैल में शुरू हो जाएगा, ये जून जुलाई में यहाँ पे खत्म हो जाएगा। चलिए समझते हैं खरीफ क्या होता है। इट स्टार्ट्स विद द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड कंटिन्यूअस टिल द बिगिनिंग ऑफ द विंटर। जून जुलाई टू सितंबर अक्टूबर तक ये रहेगा, मतलब सोइंग का टाइम जो रहेगा जून जुलाई रहेगा, हार्वेस्टिंग का टाइम जो रहेगा वो सितंबर अक्टूबर रहेगा। द खरीफ क्रॉप्स इंक्लूड, अब ये याद रखिएगा एग्जांपल में, खरीफ क्रॉप इंक्लूड्स राइस, मेज, मिलेट, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, मूंग, उड़द एक्सेट्रा। अगर राबी पे हम लोग आते हैं तो इट स्टार्ट्स विद द बिगिनिंग ऑफ द विंटर एंड कंटिन्यूअस टिल द बिगिनिंग ऑफ द समर। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द समर तक का रहेगा और स्टार्ट कब होगा? विंटर से स्टार्ट होगा। अक्टूबर दिसंबर में ये स्टार्ट हो जाएगा, अप्रैल जून तक के ये जा सकता है, अप्रैल मैक्सिमम जाता है। द राबी क्रॉप्स इंक्लूड वीट, बार्ले, ग्राम एंड ऑयलसीड। अब हम लोग आते हैं जायद पे। जायद जो है बहुत शॉर्ट सीजन होता है, और मेनली यहाँ जो भी फ्रूट्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ वाटर रिच होंगे, मतलब बॉडी को रिहाइड्रेट करने के लिए इन फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज अ शॉर्ट क्रॉप सीजन इन बिटवीन द राबी एंड द खरीफ सीजन। Crop like the watermelon, cucumber, some vegetables and fodder crops are major crops in the कौन से सीजन में भाई? तो खरीफ हो गया, राबी हो गया, आखिरी में क्या बचता है? जायद बचता है। कौन सा बचता है? जायद बचता है। चलिए मेजर क्रॉप्स की बात करेंगे हम लोग इंडिया में, कौन कौन से मेजर क्रॉप्स हमारे यहाँ हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं स्टेपल क्रॉप पे, जो कि है यहाँ पे राइस। इट इज द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। इट इज अ खरीफ क्रॉप, याद रखना है ये कौन सा क्रॉप है? खरीफ क्रॉप, विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी। लगभग यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें तो 25 से 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर चाहिए। एनुअल रेनफॉल जो है लगभग 100 सेंटीमीटर से ज्यादा चाहिए। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ द नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज of India. Coastal areas and the deltaic region of the canal irrigation and tube wells have made it possible to grow rice areas of less rainfall. अब जहां पे ये पानी नहीं है वहां पे इरिगेशन फैसिलिटी के थ्रू पानी पहुंचा के भी क्या किया जा सकता है भाई? राइस लगाया जा सकता है। सच एज द पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट ऑफ द राजस्थान। तो जहां पे पानी कम है वहां इरिगेशन के थ्रू भी राइस को यहाँ पे लगाया जा सकता है। वीट की हम लोग बात करते हैं तो इट इज द मेन फूड क्रॉप इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। दिस राबी क्रॉप रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन एंड अ ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये बोला गया है कि ये एक राबी क्रॉप है जिसको कि लगाते समय जो है वो कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, और जब इसका राइपनिंग करेंगे तब यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। इट रिक्वायर्स 50 to 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। यहाँ 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए थी, यहाँ 50 से 70 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। देयर आर 2 इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री। द गंगा सतलज प्लेन, मतलब जहाँ पे पानी अच्छा खासा है, तो यहाँ पे गंगा सतलज का जो एरिया है, गंगा सतलज का जो दोआब एरिया है, वहां पे इसको लगाया जा सकता है। इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन एरिया, तो ब्लैक सॉइल एरियाज में भी इसको लगाया जा सकता है। द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, अब हम लोग को ये समझ में आ गया है कि वीट जो है सेकंड स्टेपल यहाँ पे हमारे लिए क्रॉप है, और यहाँ पे देखा जाए तो नदर्न इंडिया में वीट का कंजप्शन अच्छा खासा है। तो हम लोग देखिए कि किस किस एरिया में इसको ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, तो देखा जाए तो नदर्न इंडिया में बहुत ज्यादा वीट को प्रोड्यूस किया जाता है, बट फर्स्ट स्टेपल क्रॉप जो है वो हमारे लिए राइस हो गया, दूसरा जो हो गया वो हमारे लिए वीट हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। हम लोग अब ताकत की बात करते हैं, हम लोग अब आयरन रिच की बात करते हैं। तो आयरन रिच में सबसे ज्यादा क्या आ जाता है? मिलेट्स आ जाते हैं। मिलेट्स को हम लोग यहाँ पे 3 पार्ट्स में सब डिवाइडेड करेंगे। पहला हो गया ज्वार, दूसरा हो गया बाजरा, और तीसरा हो गया यहाँ पे रागी। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। हरियाणा में अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है भैया मिलेट्स का, राजस्थान में अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है मिलेट्स का। तो अब ध्यान से समझिएगा, वहां के लोग जो है मेनली
कौन से कम्युनिटी के हो सकते हैं? तो हम लोग को पता है सर, ऋग्वैदिक काल में हम लोगों ने यहाँ पे 4 टाइप की जो कास्ट सिस्टम बनाई थी, उसमें सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते थे। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्षत्रिय थे। क्यों? क्योंकि आयरन रिच खाते थे और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ठीक है भाई, चलिए। तो ज्वार, बाजरा, रागी आर द इंपॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट मिलेट्स है जो कि ग्रो करे जाते थे कहां पे? इंडिया में। इट इज अ मेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरिगेशन। ऐसी जगह पे ये होते हैं जहां पे बहुत कम इरिगेशन की आवश्यकता होती है, या तो इरिगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी यहां पे अवेलेबल नहीं होती है। रागी इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन। तो रागी जो है कहां लगाया जाता है? जहां पे ड्राई रीजन होता है। एंड ग्रो वेल ऑन, कौन कौन सी सॉइल पे लगाया जाता है सर? तो रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंडी, लोमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल पे इसको लगाया जाता है। किस किस एरियाज में लगाया जाता है सर? तो कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी फॉलोड बाय द तमिलनाडु। तो 2 स्टेट यहाँ पे लीडिंग प्रोड्यूसर है रागी के, पहला हो गया कर्नाटका और दूसरा हो गया यहाँ पे तमिलनाडु। तो ये बात हम लोग को याद रखनी है किसकी दोस्तों? मिलेट्स की। आगे बढ़ते हम लोग बात करेंगे मेज की। तो मेज जो है फूड एज वेल एज फॉडर दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए भी इस्तेमाल होता है और एनिमल्स के फॉडर के लिए भी यहाँ पे इस्तेमाल होता है। इट इज अ क्रॉप विच इज यूज बोथ एज फूड एंड फॉडर। इट इज अ खरीफ क्रॉप। बट याद रखना है मेज जो है अपने आप में खरीफ क्रॉप है। सर खरीफ क्रॉप क्या होता है? खरीफ क्रॉप वो क्रॉप होता है जो मॉनसून के टाइम पे लगाया जाता है, मतलब जून जुलाई में लगाया जाता है, अक्टूबर और नवंबर में उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। ठीक है भाई, तो मेज अपने आप में कौन सा हो गया? खरीफ क्रॉप हो गया। फूड एज वेल एज फॉडर की तरह काम करेगा ये, विच रिक्वायर्स अ टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग मॉडरेट टेम्परेचर मानते हैं। तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस तक इसको रिक्वायर्ड है। एंड ग्रो वेल इन द ओल्ड एलुवियल सॉइल, मतलब कि कहां लगाया जा सकता है सर? तो हम लोगों ने कहा था कि एलुवियल सॉइल जो है मेनली नदर्न प्लेन्स में हमें मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि ये माउंटेन से आती है विद द हेल्प ऑफ रिवर, और इस सॉइल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, न्यू एलुवियम और ओल्ड एलुवियम। न्यू एलुवियम का नाम क्या होता है भाई? तो खादर होता है। ओल्ड एलुवियम का नाम क्या होता है? तो बांगर होता है। तो ये कहां लगाई जाएगी मेज? तो ये कहां लगाई जाएगी दोस्तों? तो ये ओल्ड एलुवियम में लगाई जाएगी, मतलब बांगर में लगाई जाएगी। तो मेज को बांगर सॉइल में लगाया जाता है, इतनी बात हमें याद रखना है। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका। देखो भाई यहाँ पे भी मिलेट्स में हम लोग रागी की बात करें, रागी को भी लगाने में सबसे ज्यादा जो रिच स्टेट है वो है भैया यहाँ पे कर्नाटका। मेज को लगाने में भी जो सबसे रिच स्टेट है वो कौन सा है? कर्नाटका। यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो इसके अलावा कर्नाटका के अलावा इसको यूपी में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में और मध्य प्रदेश में भी लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से ये मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया जो है हम लोग कवर कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं पल्सेस पे। प्रोटीनियस स्ट्रक्चर, मतलब हम लोगों को पता है सर हमारी मसल, जब भी हम लोग कोई फिजिकल एफर्ट्स लगाते हैं तो हमारी मसल्स डैमेज होती है, और इसी मसल्स जो डैमेज हो चुके हैं उसको रिपेयर करने का काम जो है वो प्रोटीन स्ट्रक्चर करता है। और इंडिया में अबंडेंस में अवेलेबल है पल्सेस। इंडिया एक लीडिंग प्रोड्यूसर है यहाँ पे पल्सेस का। चलिए समझते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। ठीक है, प्रोड्यूसर तो है ही, एज वेल एज हम लोग कंज्यूमर भी है इन द वर्ल्ड। हम लोग को पता है कि आज कहते हैं कि दाल रोटी की जुगाड़ हो जाए, बस दाल रोटी यही है दोस्तों। These are the major source of protein in vegetarian diet। और देखा जाए तो वेजिटेरियन डाइट में सबसे अच्छी प्रोटीनियस जो रिच डाइट है वो क्या है भैया? वो पल्सेस के थ्रू हमें मिलती है। मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर तुअर, उड़द, मूंग, मसूर, पीज एंड ग्राम। ये सारी दालें हमारे यहाँ लगाई जाती है। पल्सेस नीड्स लेस मॉइस्चर। पल्सेस को क्या चाहिए? मॉइस्चर बहुत ही कम चाहिए। एंड सर्वाइव इवन इन द ड्राई कंडीशन। अगर मान लेते हैं वहां ड्राई कंडीशन भी हो गई है, मतलब वाटर फैसिलिटी बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तब भी ये वहां पे सर्वाइव कर जाएगी। मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ये सारे स्टेट जो है मेजर प्रोड्यूसिंग है किसके भाई? तो पल्सेस के। तो इस तरीके से हमें मेजर क्रॉप ऑफ इंडिया थोड़े बहुत समझ में आ चुके हैं। बट हम लोग अब बात करने वाले नॉन फूड क्रॉप की, जो खाने में इस्तेमाल तो नहीं होते बट लगाए जाते हैं ताकि उनको बेचा जा सके, जिसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है यहाँ पे रबर का। और रबर इंडस्ट्री तो आपको पता ही है, हमारे जितनी अभी आज ऑटोमोबाइल सेक्टर काम कर रहे हैं वो रबर पे ही तो कर रही है भाई। टायर नहीं बनेंगे तो रबर का इस्तेमाल कैसे होगा? तो सबसे ज्यादा कंजप्शन कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी हो रहा है। हम लोग भी पेंसिल रख लेते हैं और इरेजर की जरूरत पड़ती है, तो वो भी एक टाइप की कहीं ना कहीं रबर है। ठीक है भाई, तो रबर कहां कहां लगाई जाती है इसकी हम लोग बात करते हैं। इट इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप। अभी याद रखना है ये इक्वेटोरियल क्रॉप है, मतलब सब ट्रॉपिकल एरिया में, ट्रॉपिकल एरिया में, दोनों में जगह पे लगाया जा सकता है। मेनली कोस्टल एरियाज में इसको ज्यादा से ज्यादा लगाया जाएगा, बट अंडर स्पेशल कंडीशन। इक्वेटोरियल क्रॉप तो है बट ये स्पेशल कंडीशंस में ही लगाया जाता है, हर जगह पे इसको लगाया नहीं जा सकता। इट इज
ऑल्सो ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल एरिया। तो इसको ट्रॉपिकल एरिया में भी लगा सकते हैं और सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी लगा सकते हैं। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसको मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए विद अ रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर। बट भाई इसको रेनफॉल तो चाहिए कितना, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, मतलब पानी तो एबंडेंस में चाहिए, और पानी एबंडेंस में कहां मिलेगा भैया वो हम लोग देख लेंगे अब। एंड टेम्परेचर ऑफ अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, 200 सेंटीमीटर पानी चाहिए और 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा इसको टेम्परेचर चाहिए। इट इज मेनली ग्रोन इन केरला। कहां लग रहा है भैया, केरला। केरला हो गया कोस्टल एरिया, तमिलनाडु हो गया कोस्टल एरिया, कर्नाटका हो गया कोस्टल एरिया, अंडमान एंड निकोबार हो गया कहीं ना कहीं एक पूरा का पूरा आइलैंड, और गारो हिल्स जो है वो मेघालय में। एक्सेप्शन क्या हो गया सर, गारो हिल्स मेघालय में, बाकी सब तो कोस्टल एरियाज है। चलिए इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं भाई कि रबर जो है वो मेनली क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को याद करने के लिए बताती है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर लीजिए, एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन लोगों ने कहा कि ये इक्वेटोरियल क्रॉप है। ठीक है, इक्वी क्रॉप है, ऐसा याद करना है। दूसरा, ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों में लगाया जा सकता है। अगर मैं इंडिया को ऐसे डिवाइड करता हूं सेंटर पॉइंट से, तो ये हो गया हमारा ट्रॉपिकल, ये हो गया हमारा सब ट्रॉपिकल। ठीक है भाई, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नंबर 3। इसको 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वाटर की आवश्यकता है और लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा इसको टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कौन से एरिया में लगाया जा रहा है, मेनली कोस्टल एरिया में। जैसे कि हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं सर, ये कर्नाटका की, ठीक है भाई, ये केरला हो गया आपका। ठीक है भाई, केरला के बाद क्या बोल रहे हो सर आप यहां पे, केरला के बाद बोल रहे हो सर तमिलनाडु। अब हम लोग कर्नाटका यहां लिख लेते हैं भैया। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद बोलता है ये तमिलनाडु, ये लिख दिया भैया हम लोगों ने तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है सर, आंध्र प्रदेश भी बोल रहा है। वाह भैया क्या बात है, पूरे कोस्टल एरिया इन्हें कवर कर लिया, आंध्र प्रदेश। उसके बाद ये बोलता है अंडमान एंड निकोबार, ये अंडमान एंड निकोबार हो गया, और ये यहाँ पे गारो हिल्स हो गई। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को याद करना है कि जो रबर है वो अलग अलग जगह लगाई जा रही है। मेनली कोस्टल एरियाज कवर कर लिया इसने, पहला हो गया केरला, दूसरा हो गया तमिलनाडु, कर्नाटका हो गया, और आंध्र प्रदेश हो गया। और गारो हिल्स हो गई कहाँ की सर, यहाँ पे मेघालय की, और एक आइलैंड भी हो गया, कौन सा सर, यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार। तो रबर याद कर लेना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में ये दोस्तों पूछा जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फाइबर क्रॉप्स की, मतलब कि कहीं ना कहीं जिससे कपड़े बनाए जा सकते हैं, जिससे बैग्स बनाए जा सकते हैं। अब हम लोग उसकी बात करते हैं। तो कॉटन, जूट और हेम्प जो है ये कहीं ना कहीं हमारे लिए फाइबर क्रॉप्स है। इसके साथ में पहले एक और क्रॉप हम लोग को याद करना होता है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल सिल्क। कहा जाता है कि फर्स्ट एडी में इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। बिल्कुल कहा जाता था, क्यों, क्योंकि कॉटन जूट जो है हमारे यहां से क्या होते थे, एक्सपोर्ट होते थे। अब ध्यान से सुनिएगा, ये मौर्यन एम्पायर की टाइम की बात है। ठीक है, तो कॉटन हमारा यहां पे होता है इस एरिया में, जिसको हम लोग बोलते हैं भैया महाराष्ट्र और गुजरात का एरिया। और जूट की अगर हम लोग बात करें तो ये पूरा बंगाल वाला जो एरिया है यहां पे क्या होता है, जूट होता है भैया। क्यों होता है, क्योंकि ये ऐसे एरिया में होगा जहां पे अच्छा खासा पानी जो है इकट्ठा रहेगा। तो गंगा जब बे ऑफ बंगाल में मिलती है, डेल्टाइक रीजन बनता है, तो वहां पे जूट को बहुत आसानी से यहां पे लगाया जा सकता है। और जूट में लीडिंग प्रोड्यूसर जो है वो आज एक कंट्री है जिसका नाम है बांग्लादेश, जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारे इंडिया का पार्ट हुआ करती थी। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद इसको ईस्ट बंगाल बना दिया गया, 1971 में इसको बांग्लादेश बना दिया गया। ठीक है, और हमारे पास क्या आ गया सर, वेस्ट बंगाल आ गया। ठीक है ना, तो ब्रिटिशर्स ने ये चाल चली थी भाई, डिवाइड एंड रूल की। चलिए तो हम लोग आ रहे हैं फाइबर क्रॉप से, तो जूट, कॉटन और हेम्प और नेचुरल सिल्क की हम लोग बात करते हैं। द फर्स्ट 3 आर डिराइव फ्रॉम द क्रॉप ग्रोन इन द सॉइल। अब ये जो 3 है इसको सॉइल में लगाया जाता है भाई, और याद रखना है आप लोग को कि ये जो कॉटन है उसको ब्लैक सॉइल में ही लगाया जाएगा, और ये जो जूट है उसको रेड और लेटराइट सॉइल में भी लगाया जा सकता है। ठीक है, द लेटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कुकून। अब ये जो सिल्क है किससे मिलता है दोस्तों, हमें कुकून से मिलता है। ठीक है, इसको हम लोग मलबेरी सिल्क भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मलबेरी सिल्क भी कहते हैं। क्यों कहते हैं उसका ध्यान से समझिएगा, मतलब ऑफ द सिल्क वॉर्म फेड ऑन द ग्रीन लीव्स स्पेशली मलबेरी। ठीक है, तो इसको मलबेरी सिल्क क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मलबेरी जो उसके लीव्स होते हैं उसको खा खा के ये सिल्क को प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसको मलबेरी सिल्क भी कहा जाता है। ठीक है, तो सिल्क की सबसे अच्छी क्वालिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में अवेलेबल है। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर। अब ये इसकी जो खेती करते हैं, रियरिंग करते हैं सिल्क वॉर्म की, उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे, सेरीकल्चर। तो इस तरीके से हमें समझ में आ गया सर कि रबर और जूट, कॉटन, हेम्प और नेचुरल सिल्क ये सारे के सारे क्या है सर, नॉन फूड क्रॉप है। क्या है सर, नॉन फूड क्रॉप है, और ये कमर्शियल पर्पसेस के लिए ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए अब एक एक
क्रॉप को हम लोग अच्छे से डीपली समझने की कोशिश करते हैं। नॉन फूड क्रॉप में हम लोग बात करेंगे अभी यहाँ पे कॉटन की। कॉटन कहाँ लगाया जा सकता है, कैसे लगाया जा सकता है और इसके लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, रेनफॉल क्या होना चाहिए और इंडिया के किस किस एरियाज में इसको लगाया जा सकता है, इस पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल। इस जगह पे लगाया जाएगा जहां पे ड्रायर हो, मतलब कि ड्राई एरियाज होता है। हमारे यहाँ कौन से ड्राई एरियाज है बहुत अच्छे, वो गए महाराष्ट्र और गुजरात। ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, अब ये डेक्कन प्लेट्यू की तरफ इसको लगाया जाता है। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड लाइट रेनफॉल। टेम्परेचर तो बहुत हाई चाहिए, मतलब ह्यूमिडिटी अच्छी खासी होगी। दूसरा यहाँ पे रेनफॉल क्या चाहिए, बहुत लाइट चाहिए। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए भैया। देखो 365 दिन तो होते ही हमारे यहाँ, उसमें से 210 दिन जो है वो क्या होना है, फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए। किसी भी तरीके से यहाँ के धुंध नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो ये यहाँ पे कॉटन खराब हो जाएगा। डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ, और इसको ब्राइट सनशाइन चाहिए, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा समय यहाँ पे सूरज की रोशनी होनी चाहिए। इट इज अ खरीफ क्रॉप। बात क्या याद रखनी है सर, कॉटन जो है खरीफ क्रॉप है, 210 दिन उसको फ्रॉस्ट फ्री चाहिए, ड्रायर एरिया में होगा और ब्लैक कॉटन सॉइल, मतलब ब्लैक सॉइल चाहिए इसको, ठीक है। ब्लैक सॉइल को एक और नाम से जानते हैं बेटा, उसको हम लोग कहते हैं रेगर सॉइल। चलिए, एंड रिक्वायर्स 6 to 8 मंथ ऑफ मैच्योर, और इसको बढ़ने में लगभग 6 से 8 महीने लगता है। सर कैलकुलेशन क्या कहता है, कैलकुलेशन ये कहता है कि अगर सर ये कॉटन जो है वो खरीफ क्रॉप है, तो खरीफ क्रॉप है तो खरीफ क्रॉप कब लगाया जाता है सर, याद रखिएगा, खरीफ क्रॉप लगाया जाता है जून और जुलाई में। चलिए, जून और जुलाई में लगा दिया, मान लेते हैं जुलाई में लगा दिया, ठीक है भाई। जुलाई के बाद बोल रहा है लगभग इसमें 6 से 8 महीने लगता है, तो जुलाई से अगर 6 महीने देखें तो ये लगभग दिसंबर हो गया, ठीक है। और अगर 8 महीने देखते हैं तो ये लगभग फरवरी हो गया। अब जुलाई से लेके फरवरी तक का ये टाइम पीरियड लगता है इसको पूरा प्रोड्यूस होने में, ठीक है भाई। चलिए, मतलब लगभग 8 महीने इसने ले लिए। तो इसने क्या करा, खरीफ को कवर तो कर ही लिया, प्लस राबी को भी कवर कर लिया। अब सीजन कौन सा बचा सर, तो यहाँ पे एक जायद सीजन बचा। जायद सीजन में तो ये होगा नहीं, ठीक है ना भाई। चलिए, तो यहाँ पे ये समझ में आ गया सर कि कॉटन जो है उसको 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, लगभग 6 से 8 महीना चाहिए। ब्लैक सॉइल चाहिए, कौन सी चाहिए, ब्लैक सॉइल। और कौन सी एरिया में होगा सर, ड्रायर पार्ट्स। और कौन सी एरिया में सर, यहाँ पे इंडिया के, तो डेक्कन प्लेट्यू में। कौन से, डेक्कन प्लेट्यू में। चलिए, कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, यूपी एंड हरियाणा। तो आजकल ये बहुत सारी जगह लगाया जा रहा है, मगर पहले ये सिर्फ और सिर्फ कौन से एरिया में होता था, तो सर गुजरात और ये मेनली महाराष्ट्र वाले एरिया में होता था। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ बात करते हैं हम लोग जूट की। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जैसा मैंने कहा आपसे कि जूट को मेनली हमारे यहाँ कहाँ लगाया जा रहा है सर, ये वाले एरिया में। अब ये वाला एरिया कौन सा बोल रहा हूँ सर, मैं बंगाल बोलना चाह रहा हूँ आपसे। और बंगाल में यहाँ से जो रिवर आने वाली है वो कौन सी है सर, यहाँ पे गंगा। तो गंगा के डेल्टाइक रीजन में जो नॉन फूड क्रॉप होता है उसका नाम क्या है सर, जूट। और उसको क्या नाम से जानते हैं सर, गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही बात है। चलिए, गोल्डन फाइबर जूट ग्रो वेल ऑन द वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। कहां पे होगा भाई, फर्टाइल सॉइल में। तो गंगा जो सॉइल लेके आएगी वो जाहिर सी बात है फर्टाइल सॉइल होगी। क्यों, क्योंकि वो एलुवियल सॉइल होगी सर यहाँ पे। इन द फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल आर रिन्यूड एवरी ईयर। भाई सॉइल हर साल जो नई हो जाएगी उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था सर, यहाँ पे न्यू एलुवियम। क्या नाम दिया था सर, न्यू एलुवियम। या तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे खादर। क्या बोलते हैं, खादर। चलिए, तो हर साल न्यू एलुवियम में जो है जूट लगाया जाएगा। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, मगर प्रॉब्लम यह है कि इसको टेम्परेचर क्या चाहिए, बहुत हाई चाहिए। मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर बिहार, आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड मेघालय। तो हम लोग ये बात करें कि ये वाला जो एरिया है इस जगह पे ही ये लगाया जा सकता है। इस जगह पे कोई इसका लेना देना नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इंडिया का नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अगर ये देखें तो हम लोग ये जो नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया आ रहे हैं यहीं पे जूट लगाया जा सकता है। इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में इसको नहीं लगाया जा सकता है। तो एग्जाम में याद रखिएगा, हो सकता है वो यहाँ पे लिख दे कि भैया गुजरात में भी जूट अच्छा खासा प्रोड्यूस होता है। होता ही नहीं है। क्यों नहीं हो सकता सर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें फ्लड प्लेन एरिया चाहिए। गुजरात में कोई फ्लड थोड़ी ना आएगा किसी रिवर का, बोलिए हाँ या ना। तो ऐसे कॉन्सेप्ट भी आपको लगाने होते, कभी कभी सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के। तो मिनरल्स मिलते कहां से हैं, तो मिनरल्स मिलते हैं हमें कहीं ना कहीं रॉक से। रॉक्स में जो पर्टिकुलरली केमिकल कंपोजिशन होता है एक पर्टिकुलर रेशियो में, उससे बनता है एक और हमारे लिए रॉ मटेरियल होता है, और इसी से हम लोग क्या बनाते हैं भैया, मिनरल्स बनाते हैं। चलिए, बेसिक मिनरल बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हमें पता है कि मिनरल जो है वो हमारे लिए बेसिक बैकबोन है
किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, यहां पे हम लोग 4 टाइप के आयरन ओर की बात करने वाले हैं भाई। तो आयरन ओर हमारे लिए क्या है भैया, बैकबोन है। अगर ये आयरन ओर ना हो तो हमारे यहाँ डेवलपमेंट रुक सा चला जाएगा। ठीक है, जहां आंखें जाती है आपकी, जहां जहां तक की भी नजरें जाती है, हर जगह कहीं ना कहीं आयरन का इस्तेमाल होगा, इसलिए आयरन को बैकबोन कहा गया है। ठीक है, तो इसके 4 टाइप होते हैं जिसको हम लोग ओर बोलते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। अगर हम लोग मैग्नेटाइट की बात करें तो मैग्नेटाइट हमें मिलता है यहाँ पे झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, गोवा में, उड़ीसा में, कर्नाटका में और महाराष्ट्र में। तो ये सारी जगह पे हम लोगों को मैग्नेटाइट मिल जाता है। और हेमेटाइट भी हम लोगों को बहुत आसानी से अवेलेबल है अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं। ठीक है भाई, चलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मैग्नीज की। आयरन ओर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे लिए है मैग्नीज। इज यूज्ड फॉर मेकिंग आयरन एंड स्टील प्रिपेयरिंग एलॉयज। ठीक है, तो एलॉय बनाने के लिए जिस मिनरल की आवश्यकता होती है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे मैग्नीज। तो मैग्नीज और इज यूज्ड फॉर मेकिंग द आयरन। ठीक है, आयरन को एलॉयज के साथ में बनाना या आयरन के एलॉय बनाना। एलॉय मतलब क्या होता है भैया, मिक्सअप करना उसमें, क्योंकि प्योर आयरन तो यूज नहीं कर सकते। तो एलॉय बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे मैग्नीज। इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर ब्लीचिंग पाउडर। मैग्नीज का और भी इस्तेमाल होता है, इसको ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल होता है। देखा होगा आपने पार्लर वालर में बहुत ज्यादा ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। इंसेक्टिसाइड्स बनाने के लिए, पेंट और बैटरीज बनाने के लिए भी मैग्नीज का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो मैग्नीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। कॉपर की अगर हम लोग बात करते हैं, इज यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड एलॉयज। मतलब कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जितनी भी आप आज मोटर्स देखेंगे उसकी जो बाइंडिंग होती है वो सिर्फ कॉपर वायर से होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉपर में नहीं होती। और देखा जाए तो सबसे अच्छी इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ से ट्रांसफर करने वाला कौन होता है भाई, वो होता है सिल्वर। मगर सिल्वर बहुत महंगा है इसलिए हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कॉपर का यूज यूटेंसिल्स बनाने के लिए होता है, इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए होता है और एलॉयज के तरह भी इसका इस्तेमाल होता है। कॉपर हमें कहाँ कहाँ मिलने वाला है, तो सर राजस्थान में मिलेगा, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, गुजरात में और कर्नाटका में। ये सारी जगह पे हम लोग बहुत आसानी से क्या ले सकते हैं भाई, कॉपर ले सकते हैं और कॉपर से चीजें बना सकते हैं। बात करते हैं हम लोग बॉक्साइट। बॉक्साइट हम लोग को मेनली मिलेगा ओडिशा में। बॉक्साइट जो है वो ओर है किसका, एल्यूमिनियम का। किसका ओर है सर, एल्यूमिनियम का। धीरे धीरे करके एल्यूमिनियम कहीं ना कहीं ओवरकम कर रहा है किसको, आयरन को। क्यों? क्योंकि यहां पे देखा जाए तो पूरी एरोनॉटिकल इंडस्ट्री जो है वो सारी के सारी किस पे डिपेंडेंट है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एल्यूमिनियम पे डिपेंडेंट है दोस्तों। चलिए समझते हैं। इट इज एन ओर फ्रॉम विच एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड। ये बॉक्साइट जो है एक ओर है जिससे हम लोग क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं सर, तो एल्यूमिनियम प्रोड्यूस कर सकते हैं। एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोप्लेन्स। ठीक है, तो हमें पता है एरोप्लेन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है सर, एरोडायनामिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो एरोप्लेन इंडस्ट्री मतलब एरोनॉटिकल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो मिनरल यूज होता है वो है सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम। यूटेंसिल्स बनाने के काम में आता है एंड अदर हाउस होल्ड गुड्स। तो घर की जो भी चीजें हैं उसमें बनाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है सिर्फ और सिर्फ किसका हो रहा है सर, एल्यूमिनियम का हो रहा है। फाउंड इन मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। मैक्सिमम जो बॉक्साइट हमें मिलता है वो मिलता है उड़ीसा से। उसके अलावा मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी हम लोगों को बॉक्साइट जो है इजीली अवेलेबल है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे लाइमस्टोन की और हम लोग बात करेंगे यहाँ पे माइका की। ठीक है, इस कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन जो है इसमें कंपोजिशन किसका होता है सर, तो वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स का। ये बात हम लोग को याद रखनी है कि लाइमस्टोन जो है उसमें कॉम्बिनेशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, या इसको हम लोग यहाँ पे कैल्शियम बोले, एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो सीसी और एमसी याद कर लेना दोस्तों, एग्जाम में याद रखना है। ठीक है, इज यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्रीज। लाइमस्टोन सबसे ज्यादा कहां इस्तेमाल होता है सर, यहाँ पे ये कहां ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होगा, वो होगा सर सीमेंट इंडस्ट्री में। स्मेल्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो हमें पता है कि ब्लास्ट फर्नेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, आयरन ओर से आयरन बनाते हैं, तो वहां पे भी लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया जाता है। एंड इन केमिकल इंडस्ट्री, तो लाइमस्टोन के मल्टीपल यूजेस है। सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें हम लोग, आयरन इंडस्ट्री की बात करें, या हम लोग इसमें केमिकल इंडस्ट्रीज की बात करें। ठीक है, ये रिच किसमें होता है सर, कैल्शियम कार्बोनेट में होता है और दूसरा किसमें होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट में होता है। इतनी बात एग्जाम में दोस्तों याद करके जाना है। फाउंड इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश। ये बहुत सारी जगह पे हम लोग बहुत आसानी से अवेलेबल मानते हैं कि ये हमें मिल ही जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, माइका की बात करेंगे। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। जो आप यहाँ पे जितने भी हीटिंग एलिमेंट आज इस्तेमाल कर रहे हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ द माइका। तो राजस्थान की खेतड़ी नाम की जगह पे माइका बहुत आसानी से, बहुत ईजिली अवेलेबल है और बहुत ज्यादा हमारे पास अवेलेबल भी है। तो माइका जो है मेनली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में एक वरदान साबित होता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स को डिफाइन किया जाता है
दीज आर होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस। तो मिनरल जो है वो नेचुरली होमोजीनियस सब्सटेंस है जो हमें भगवान ने दिए है, गॉड गिफ्ट है, ठीक है। नॉर्मली फाउंड इन सॉलिड, अब किस किस फॉर्म में मिल सकता है सर? ये हमें सॉलिड फॉर्म में भी मिल सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी मिल सकता है और गैसियस फॉर्म में भी मिल सकता है। अगर मिनरल्स को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो पहला हो जाता है मेटेलिक और दूसरा हो जाता है यहाँ पे नॉन मेटेलिक, ठीक है। चलिए सर हम लोग पहले मेटेलिक को समझ लेते हैं। मेटेलिक को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फेरस जिसमें कहीं ना कहीं आयरन की क्वालिटी ज्यादा हो और नॉन फेरस जिसमें आयरन की क्वालिटी कम हो, ठीक है। कंटेन्स मेटल अदर देन आयरन, ठीक है, मेटल तो होगा मगर उसमें आयरन की क्वालिटी नहीं होगी। चलिए यहां पे अगर एग्जांपल की हम लोग बात करें, फेरस में तो आयरन और मैग्नीज, क्रोमाइट, पायराइट, निकल और कोबाल्ट, ये सारे के सारे जो है फेरस मिनरल्स कहलाते हैं, या मेटेलिक मिनरल्स में ये फेरस के पार्ट में आते हैं। और अगर हम लोग बात करें नॉन फेरस मिनरल्स में तो ये इसमें आ जाएगा गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, बॉक्साइट, टिन एंड मैग्नीशियम। ये सारे वो मेटल्स है जो मेटल्स तो है मगर इसमें आयरन की किसी भी तरीके की क्वालिटी नहीं है। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नॉन मेटेलिक मिनरल्स की। क्या होते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स? दे आर लाइमस्टोन, नाइट्रेट, पोटाश, माइका, जिप्सम, कोल एंड पेट्रोलियम। इसमें मेटल की किसी भी तरीके की क्वालिटी नहीं मिलेगी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहा जाता है। तो इस तरीके से हमें समझ में आ गया सर कि मेटेलिक मिनरल्स क्या होता है और नॉन मेटेलिक मिनरल्स यहाँ पे क्या होते हैं ना। चलिए भाई ठीक है, यहां तक के क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं कन्वेंशनल एनर्जी की। कन्वेंशनल एनर्जी का मतलब यह हुआ कि अगर आज हम लोगों ने इसको इस्तेमाल कर दिया तो अब इसको दोबारा कम समय में इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब ये कहीं ना कहीं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हो गए। क्या हो गए दोस्तों? नॉन रिन्यूएबल, मतलब ये आ तो जाएगी हमारे पास मगर इसमें समय बहुत ज्यादा लगेगा। चलिए समझते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास कोल। इट इज द मेन सोर्स ऑफ पावर जनरेशन इन इंडिया। हम लोगों को पता है कोल हमारे लिए पावर जनरेशन है। क्यों? क्योंकि जब हमारे यहाँ स्टीम इंजन चलते थे किसके भाई? रेलवेज के, तो वो भी कोल से ही चलते थे। और आज हम लोगों के जो बड़े बड़े प्लांट है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, तो ये भी किस पे डिपेंडेंट है भैया? कोल पे ही डिपेंडेंट है। तो ये मेन सोर्स है किसका? पावर जनरेशन का। किसमें? इंडिया में। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ द आयरन एंड स्टील। और यहाँ पे हम लोगों को पता होना चाहिए कि आयरन और से आयरन बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो होती है हमें कोल की। क्यों? क्योंकि कोल में क्या हो जाता है भाई, बहुत देर तक के सेम जो आयरन को बनाने के लिए जो आग चाहिए, ये हम लोग बोल सकते हैं जो फायर कंटेंट चाहिए, ठीक है, जो लेटेंट हीट चाहिए, वो किस में मिलेगी? सिर्फ हमें कोल में मिलेगी, बाकी किसी में नहीं मिल सकते। इसीलिए आयरन बनाने के लिए हमें कोल की बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब ये एज अ फ्यूल यूज होगा आयरन और से आयरन बनाने के लिए। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज द रॉ मटेरियल फॉर द केमिकल इंडस्ट्री। और ये कोल को हम लोग यूज करते हैं कहीं ना कहीं, कहां पे भाई? केमिकल इंडस्ट्री में। 4 टाइप के कोल होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ठीक है भाई। चलिए, फाउंड इन झारिया एंड झारखंड। तो कौन से एरिया में मिलेगा कोल? मेनली हम लोगों को झारिया और झारखंड, मतलब कहीं ना कहीं छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है उस एरिया में अच्छा खासा हमारे पास कोल अवेलेबल है। बात करते हैं हम लोग पेट्रोलियम की, तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है। क्यों? क्योंकि पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहीं ना कहीं इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। पेट्रोलियम क्या हम लोगों को डायरेक्ट मिलता है? नहीं सर, पेट्रोलियम में डायरेक्ट नहीं मिलता। हम लोग खरीदते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। 13 बाय प्रोडक्ट में अलग अलग टेम्परेचर पे हम लोगों को अलग अलग रिसोर्सेस मिलती है, जिसमें हम लोगों को क्या मिलता है भाई? पेट्रोलियम भी मिलता है। ये ऑक्टेन नंबर के हिसाब से काम करता है भैया, ठीक है। चलिए, रॉ मटेरियल ऑफ अ नंबर ऑफ इंडस्ट्री। इंपॉर्टेंट ऑफशोर फील्ड्स आर मुंबई एंड बसेन। तो ये सारी एरिया पे हम लोगों को आसानी से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नेचुरल गैस की। ये भी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, जिसमें हम लोग बात करते हैं ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल है, रॉ मटेरियल इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। और ये नेचुरल गैस जो है रॉ मटेरियल की तरह काम करता है पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में। कहां मिलेगा सर? फाउंड इन आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम एंड अंडमान एंड निकोबार। तो ये यहाँ पे सारी जगह पे आसानी से हमारे पास नेचुरल गैस जो है आज अवेलेबल है। हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास थर्मल इलेक्ट्रिसिटी अच्छी खासी है। और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कहां से प्रोड्यूस होगी सर? कोल से होगी। कोल कितने टाइप के होते हैं सर? 4 टाइप के, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। इट इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फाउंड इन आसाम, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी, छत्तीसगढ़ एंड द वेस्ट बंगाल। तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बहुत सारी जगह पे हो रही है आज हमारे यहाँ, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं आसाम, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल की। अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पानी के थ्रू अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो उसको
बोलते हैं हम लोग यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इसके जो प्लांट होंगे सरकार के उसको कहा जाएगा एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द वाटर रिलीज एट द ग्रेट फोर्स फ्रॉम द हाई हेड फाउंड इन, तो ऊपर से जो पानी गिराया जाता है डैम से उसको गिराया जाता है टरबाइन पे। जब ये टरबाइन बहुत तेजी से रोटेट करती है उसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, मगर इसके लिए डैम्स का होना यहाँ पे जरूरी है। कहां कहां ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट बनाए गए हैं अभी भी? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, उड़ीसा और पंजाब, जहां पे भी पानी अच्छा खासा रोका जा सकता है और ऊपर से गिराया जा सकता है उस जगह पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट बनाए जा सकते हैं। न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो न्यूक्लियर पावर एनर्जी के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है हमारे लिए यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम 235 जो है यहाँ पे फ्यूल की तरह काम करेगा। इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द यूरेनियम एंड थोरियम, तो यूरेनियम का ज्यादा इस्तेमाल होता है, थोरियम का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में। देयर आर 7 न्यूक्लियर स्टेशन, तो हमारे पास आज 7 जो है न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट्स है। ठीक है, जिसमें हम लोग तारापुर की बात करें, कल्पक्कम की बात करें, रावत भाटा की बात करें, नरोरा की बात करें, काकरापारा की बात करें, केगा की बात करें और कुडनकुलम की बात करें। ठीक है ना, तो कुडनकुलम की बात करें, ऐसे करके हमारे पास 7 जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है। तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं, थर्मल मतलब एनटीपीसी के थ्रू, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब एनएचपीसी के थ्रू, और हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी भी यूज कर रहे हैं जो कि यूरेनियम और थोरियम के थ्रू यूज कर पा रहे हैं। बट जैसे हम लोग यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की तरफ आते हैं, दे आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज फॉर एनर्जी जनरेशन, ये खत्म ही नहीं होगी, इसका इस्तेमाल करते जाओ करते जाओ करते जाओ, मगर ये कभी खत्म नहीं होने वाले। जिसमें सबसे पहला एग्जांपल आता है हमारे पास सोलर एनर्जी। ठीक है भाई, सोलर एनर्जी में फोटोवोल्टाइक सेल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सन से जो हीट आ रही है उसको ट्रैप किया जाता है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, बैटरी में स्टोर किया जाता है, और ये रोज के रोज आपको उतनी ही यहाँ पे क्या दे देगी, एनर्जी दे देगी। चलिए समझते हैं। सोलर एनर्जी मींस फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिसिटी, तो फोटोवोल्टाइक सेल क्या करते हैं, सनलाइट से जो हीट आती है उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पे कन्वर्ट करने का काम करते हैं। यूज सोलर एनर्जी यूज फॉर कुकिंग, कहां कहां यूज हो रहा है आजकल? कुकिंग में, पंपिंग में, हीटिंग ऑफ वाटर में, रेफ्रिजरेटर में, स्ट्रीट लाइट्स में। देखा जाए तो बहुत सारी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी जो है आज सिर्फ सोलर एनर्जी से ही यूज की जा रही है, और ये रिन्यूएबल है, इसलिए कोई टेंशन भी नहीं है भाई, कोई भी वेस्ट नहीं है यहाँ पे, बस एक बार इंस्टॉलेशन का जो खर्चा है वो आता है। बात करते हैं हम लोग विंड एनर्जी की। द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड इन द तमिलनाडु फ्रॉम द नागरकोइल टू द मदुरई। ठीक है, तो नागरकोइल से लेके मदुरई। अब यार समझ में आ गया होगा भैया क्यों? क्योंकि ये कोस्टल एरिया, तो हवाएं अच्छी खासी चलती होगी यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे सबसे बड़ा विंड एनर्जी का जो विंड मिल सिस्टम होता है वो कहाँ लगाया गया सर? नागरकोइल से लेके मदुरई तक के, कहाँ पे? तमिलनाडु में। अपार्ट फ्रॉम दिस आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र एंड लक्षद्वीप हैव इंपॉर्टेंट विंड फार्म्स। तो ये समझ जाइए कोस्टल एरियाज में अच्छी खासी हवा चलती है, इसीलिए यहां पे विंड मिल्स लगाए जा सकते हैं। बट आप कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में लगा ले तो यहां पे हवाएं चलेंगी तो, मगर विंड की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होगी, तो विंड मिल बहुत ज्यादा यहां पे फ्रूटफुल नहीं होगा लगाना। नागरकोइल एंड जैसलमेर की अगर बात करें तो नागरकोइल जो तमिलनाडु में है और जैसलमेर की बात करें जो कि राजस्थान का पार्ट है, आर वेल नोन फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ द विंड एनर्जी इन द कंट्री, और ये दोनों जगह पे अच्छा खासा विंड एनर्जी का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे हम लोग बात करते हैं भाई नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस हम लोगों को कैसे मिलने वाली है? तो जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है तो उसी में हम लोग नेचुरल गैस को भी निकाल सकते हैं ना भाई। चलिए, Biogas shrubs, farm waste, animal and human waste are used to produce biogas for domestic consumption in the rural area। तो ये सारा का सारा जो है हमारे पास बायोलॉजिकल वेस्ट जो भी है उससे हम लोग क्या बना सकते हैं? यहाँ पे नेचुरल गैस बना सकते हैं। बायोगैस इज बाय फार द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ द कैटल डंग। बायोगैस किससे बनाया जा रहा है? तो कैटल डंग के थ्रू बनाया जा रहा है। इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ मैन्योर्स एंड आल्सो प्रिवेंट द लॉस ऑफ ट्रीज एंड मैन्योर्स ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल वुड एंड द काउ डंग। तो फ्यूल वुड को भी बचाया जा रहा है और काउ डंग केक से अच्छा खासा हमारे यहाँ फ्यूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है और हमारे घर में अच्छा खासा भोजन भी बन पा रहा है। मतलब रूरल एरियाज में ये हमारे लिए सारा का सारा क्या है भाई? वरदान है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो हमारे पास 2 सोर्स और है, जियोथर्मल एनर्जी और टाइडल एनर्जी एंड द वेव एनर्जी। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग और भी तरीके से जनरेट कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने कहा जियोथर्मल एनर्जी, मतलब अर्थ से जो सोर्स ऑफ एनर्जी आ रहे हैं उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरी अगर हम लोग बात करते हैं टाइडल एनर्जी की और वेव एनर्जी की, तो टाइड्स हम लोगों को पता है हर दिन 12 घंटे 25 मिनट में हमारे पास टाइड आती है। बट सर हमारे पास जो लो टाइड और हाई टाइड वो कितने दिनों में आती है, ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए भाई, तो हमारे पास 12 घंटे 25 मिनट में रोज जो है हमारे यहाँ पे क्या आएंगी सर? टाइड्स आएंगे। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ पे? ओके, अब ध्यान से समझिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं सर यहाँ पे लो टाइड की, ठीक है, तो लो टाइड कब आएगी? हर 15 दिन में आएगी। हाई टाइड कब आएगी सर? ये हर 15 दिन में आएगी।
ठीक है भाई, लो टाइड और हाई टाइड हर 15 दिन में आ रही है। ध्यान से सुनिएगा, लो टाइड जो है वो यहां पे हमारी जो शिप होती है उसको पार्क करने में हेल्प करती है। ठीक है भैया, तो शिप को पोर्ट्स तक के लाने के लिए लो टाइड का इस्तेमाल किया जाता है, बट ये शिप को वापस जो है वो सी में भेजने के लिए हाई टाइड का इस्तेमाल किया जाता है। ये एग्जाम में याद रखिएगा। और लो टाइड और हाई टाइड के कॉम्बिनेशन से ही कहीं ना कहीं टाइडल एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो सारी बात कर लिया हम लोगों ने एनर्जी की, मगर एनर्जी का वेस्टेज भी तो बहुत सारा हो रहा है, तो हम लोग इसको कैसे बचा सकते हैं? हम लोग बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज की, किस तरीके से हम लोग एनर्जी को बचा सकते हैं। सबसे पहला काम कर सकते हैं यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मोर फ्रीक्वेंटली। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग यहाँ पे पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल करेंगे, जिसमें एक साथ बहुत सारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है, एक ही सेम डायरेक्शन में होता है, बट वो खुद के प्राइवेट जब ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं तब यह फ्रूटफुल नहीं रहता है। स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन एवर नॉट रिक्वायर्ड। अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है तो सारी लाइट्स को स्विच ऑफ कर दीजिए। तो होटल्स में देखा होगा बहुत बड़े बड़े सिस्टम्स बने हुए रहते हैं, जिसमें अगर आप रूम के अंदर एंट्री करते हैं तो ही आप उसमें वो चाबी लगा के आप इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं भैया, यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे ही रूम के बाहर निकलेंगे तो पूरे रूम का क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा पूरा का पूरा सिस्टम। यूज पावर सेविंग डिवाइसेस। तो कोशिश की जाए कि अच्छे से अच्छे डिवाइसेस यूज करें। देखिए चीजें सस्ती मिल जाती है बट वहां पे एनर्जी का कंजप्शन ज्यादा हो जाता है। तो देखा होगा आपने एसी में कि पावर सेविंग दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे पावर सेविंग देने का कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा पैसा ज्यादा देंगे मगर यहाँ पे एनर्जी को यहाँ पे यूज भी किया जा सकता है और बचाया भी जा सकता है। चेक द पावर इक्विपमेंट रेगुलरली। और जो भी पावर इक्विपमेंट आपके घर में लगे हैं उसको रेगुलरली क्या कर सकते हैं भैया, हम लोग यहाँ पे उसकी सर्विसिंग करवा सकते हैं, चेकअप करवा सकते हैं उसका। यूज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी मोर फ्रिक्वेंटली। तो कोशिश की जाए कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं जो चीजें रिन्यू हो सकती है उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल यहाँ पे किया जाना चाहिए। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री हम लोग को पता है सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, बट इंडस्ट्री जब तक के काम नहीं कर सकती जब तक के उसके पास रॉ मटेरियल ना आ जाए। मतलब प्राइमरी सेक्टर ही कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर का। मतलब कि ये दोनों जो है एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। क्या है दोस्त, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। चलिए समझते हैं। इज डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब ये इंडस्ट्रीज को हम लोग किस किस तरीके से हम लोग इसको बाइफरकेट कर सकते हैं, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तरह से, ओनरशिप के बेसिस पे, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है, क्या ये बल्क इंडस्ट्री है, क्या ये वेट ऑफ रॉ मटेरियल की इंडस्ट्री है या फिनिश गुड्स की इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रीज को इन सारे पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। मेनली जो क्लासिफिकेशन होता है वो इस तरीके से है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की, मतलब यहां पे ज्यादा से ज्यादा लेबर्स को एम्प्लॉय किया जा सकता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें हम लोग तो एम्प्लॉयज अ स्मॉल नंबर ऑफ लेबरर्स। अब हम लोगों को यह पता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में सबसे पहले कहा गया था करवे कमेटी के रिकमेंडेशन पे कि भैया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होनी चाहिए, हर घर में हर जगह पे इंडस्ट्री होनी चाहिए, जिससे हम लोग प्रोडक्शन कर पाए, रॉ मटेरियल का यूटिलाइजेशन कर पाए और हमारी कंट्री जो है यहां पे सेल्फ डिपेंडेंट हो पाए। हेवी इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करते हैं, यूज हैवी एंड बल्की रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे हैवी इंडस्ट्री में हैवी रॉ मटेरियल के साथ साथ में बल्की रॉ मटेरियल का भी इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। लाइट इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, यूज ऑफ रॉ मटेरियल, मगर वो सारा का सारा रॉ मटेरियल जो होता है वो लाइट फॉर्म में होता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की हम लोग बात करते हैं, ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है मेनली किसी भी कंट्री की क्या होती है दोस्तों, ये बैकबोन होती है। द आयरन वर्क ऑफ कुटली बुनपुर स्टार्टेड लोकल प्रोडक्शन इन द 1870। ठीक है, तो ये लगभग बंगाल से ये पूरा का पूरा प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। कब से सर, 1870 से। द फर्स्ट मॉडर्न स्टील प्लांट वाज सेट अप इन द जमशेदपुर इन 1907। क्या नाम था सर, उसका नाम था सर टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो 1907 में जमशेदपुर में टिस्को को एस्टैब्लिश किया गया, मगर ये स्टार्ट कब से हो गया था सर, 1870 से स्टार्ट हो गया था। रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री यूज आयरन और कोल, लाइमस्टोन एंड मैग्नीज। तो यहाँ पे आयरन और जो है मतलब आयरन इंडस्ट्री जो है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो सर यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है एक तो आयरन और की हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिरेडाइट और लिमोनाइट चारों हो सकते हैं। इसमें कोल चाहिए, यहाँ पे कोल में भी हम लोग को चारों में से जो अच्छा कोल होगा वो मिल जाए, जैसे एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। लाइमस्टोन की जरूरत पड़ेगी हम लोग को यहाँ पे और मैग्नीज और की भी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। चलिए भाई, ये अगर कॉम्बिनेशन मिल गया तो आयरन स्टील इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली बहुत फ्लरिश कर जाएगी। ओनली विशाखापट्टनम हैज अ कोस्टल लोकेशन। अगर देखा जाए तो विशाखापट्टनम के पास ही सिर्फ कोस्टल लोकेशन है, बाकी सारे जो प्लांट है इसके पास
कोई कोस्टल लोकेशंस नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं, दीज प्लांट्स आर मैनेज बाय स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल इसको पूरा का पूरा क्या करता है भाई, ऑथोराइज करता है, मतलब सेल के अंडर में ये सारी इंडस्ट्री जो है वो काम करती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 102.62 मिलियन टन्स ऑफ स्टील एंड रैंक अमंग द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर। और यहाँ पे इतना जब प्रोडक्शन होगा तो जाहिर सी बात है एक अच्छी रैंक पे इंडिया का प्रोडक्शन रहेगा, किसमें सर, आयरन एंड स्टील में। चलिए हम लोग बात करते हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की। एल्यूमिनियम में हम लोग को पता है इसका जो ओर होता है उसको बोलते हैं हम लोग बॉक्साइट। इंडिया में सबसे अच्छा जो ओर है बॉक्साइट कहां में मिलेगा सर, तो उड़ीसा के आसपास वाले एरिया में मिलेगा। चलिए, एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एल्यूमिनियम जो है अच्छा कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का। इट इज यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील, मगर एल्यूमिनियम जो है बाकी सारी चीजों को हटाते चला जा रहा है, स्टील को हटा रहा है, कॉपर को हटा रहा है, जिंक को हटा रहा है और लेड को भी ये हटाता चला जा रहा है। द 8 एल्यूमिनियम प्लांट्स इन द कंट्री आर लोकेटेड इन, ये एग्जाम में आने वाला भैया, हमें पूछे जाएगा, ठीक है ना भाई। चलिए समझते हैं इसको, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नालको, क्या बोलते हैं, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, ठीक है। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, तो 8 एल्यूमिनियम के प्लांट्स यहाँ पे पूरे इंडिया में एस्टैब्लिश है आज। इंडिया प्रोड्यूसेस ओवर 600 मिलियन टन ऑफ एल्यूमिनियम पर एनम, ठीक है। एक साल के अंदर लगभग 600 मिलियन टन ये एल्यूमिनियम जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हम लोग बात करें अब केमिकल इंडस्ट्री की, तो केमिकल इंडस्ट्री तो आज हर जगह पे दिख रही है, हर जगह इसने क्या करके रखा है, अपना कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन कर रखा है। हैवी इनऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एल्कलीज, कास्टिक सोडा एंड सोडा ऐश, दे आर वाइडली स्प्रेड अराउंड द कंट्री। और ये सारी चीजें जो है पूरे हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं पैर फैला के बैठी हुई है और हर जगह पे इसका यूज होता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहां पे होता है सर, तो वो होता है यहाँ पे फर्टिलाइजर्स में। सिंथेटिक फाइबर बनाने में इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक, पेंट्स एंड डाइज, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है मैक्सिमम जगह पे ये इस्तेमाल होता है। बात करें हम लोग सोडा ऐश की, सोडा ऐश इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, पेपर, सोप एंड डिटर्जेंट। तो सोडा ऐश को जो देखा जाए तो हमारे डोमेस्टिक जो यूज है उसमें सबसे ज्यादा यूज होता है कौन सा, सोडा ऐश, जो कि सोप, डिटर्जेंट, पेपर, सोप या हम लोग ग्लास इंडस्ट्रीज में इसको यूज करते हैं। हम लोग बात करते हैं हेवी ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स व्हिच आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब यहाँ पे पेट्रोकेमिकल्स की जब बात करते हैं तो ये यूज होता है कहीं ना कहीं सिंथेटिक फाइबर बनाने में, मतलब आर्टिफिशियल फाइबर, आर्टिफिशियल रबर, ठीक है, सिंथेटिक जिसको मैं बोल रहा हूं, प्लास्टिक्स, डाई स्टफ्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, तो हर जगह पे ये पेट्रोकेमिकल जो है वो आज इस्तेमाल हो रहा है। दीज केमिकल प्लांट्स आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरीज, बट ये कहां पे एस्टैब्लिश होंगे, जहां पे भी ऑयल रिफाइनरी होगी वहां पे, या तो पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के आसपास में। बात करते हैं द केमिकल इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट 14% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये जो केमिकल इंडस्ट्रीज है वो टोटल प्रोडक्शन का 14% जो है आज यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही है। बात करते हैं हम लोग मेजर्स टू कंट्रोल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। जब इतनी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होती है तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को भी हर्ट हो सकता है। उस एनवायरनमेंट को जो हर्ट होने वाला उसको हम लोग कैसे सेफगार्ड कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। प्रॉपर फ्यूल सिलेक्शन एंड द यूटिलाइजेशन, हम लोग जो भी चीज कर रहे हैं उसमें फ्यूल सिलेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें वेस्ट ज्यादा निकल रहा है तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हैजार्डस हो सकता है। यूज ऑफ ऑयल इंस्टेड ऑफ कोल इन द इंडस्ट्रीज, कोशिश करें कि हम लोग ऑयल का इस्तेमाल करें जिसमें जो वेस्ट है वो बहुत ही मिनिमम हो जाएगा, मगर कोल में वेस्टेज ज्यादा होता है। ट्रीटमेंट ऑफ द लिक्विड इन द 3 फेजेस, अब जो लिक्विड यहाँ पे कहीं ना कहीं आ जाता है वेस्ट के फॉर्म में उसका हम लोग कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल प्रोसेस, उसका सबसे पहला ट्रीटमेंट जो है वो मशीन्स के थ्रू करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल प्रोसेस। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है उसका बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू करेंगे। टर्शियरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस, जो लास्ट एकदम यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा वो कैसे होगा भाई, तो बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल प्रोसेस के थ्रू होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे पोल्यूशन ऑफ लैंड एंड सॉइल कैन बी कंट्रोल्ड बाय 3 एक्टिविटीज। अब यहाँ पे लैंड और सॉइल पे जो अलग अलग तरीके से पोल्यूशन हो रहा है उसको किस तरीके से हम लोग यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस, हम लोग मैनुअली जाके उसको क्या करें, कलेक्शन कर ले किसका, वेस्ट का। डंपिंग एंड डिस्पोजिंग द वेस्ट बाय लैंड फिलिंग, ठीक है, तो हम लोग क्या करें, जो भी लैंड एरिया जहां पे माइनिंग हो गई है वो पूरा एरिया खाली है तो वहां पे डंपिंग कर करके उसको हम लोग बेस्ट बना दे। रिसाइकलिंग ऑफ द वेस्ट फॉर द फर्दर यूज, तो रिसाइकल करना, रीयूज करना, ये सब कुछ तो हम लोग को आता ही है। तो हम लोग को सिस्टम सिखाए गए हैं कि जिस भी तरीके से हमारे पास वेस्ट हो रहा है उसको हम लोग कैसे यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट द ज्योग्राफी, जो कि क्लास 10th में आपके सीबीएसई के सोशल में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोग को यहाँ पे आज कवर कर दीजिए।
देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर हो गए हैं और पूरे कॉन्सेप्ट विद द फ्लो चार्ट हम लोगों ने इसको यहाँ पे कवर किया। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। करना है एक छोटा सा काम, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। बाकी सारा कंटेंट जो है ये लिंक दी जाती है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हमसे बात कर सकते हैं इन कॉन्टैक्ट नंबर पे। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट।